शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कोई ज़रूरत नहीं। हाई मैच हॉग, आप क्लाउड टॉवर के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि आप बहुत लंबे समय तक थाउजेंड सल सिटी में रहे तो क्या सर जोई ऋण चुकाने के लिए मेरी तलाश नहीं करेंगे? हालांकि आरव मेहरा ने ये शब्द बहुत विनम्रता से कहे, यहाँ तक कि चापलूसी का संकेत भी दिया, लेकिन अस्वीकृति बहुत स्पष्ट थी। ईमानदारी से, अगर हॉग 9वीं रैंक का हाई मैच नहीं होता तो आरव मेहरा शायद उसे थाउजेंड सल सिटी में ही रखना चाहता, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि यह हॉग वास्तव में उसके साथ पक्षपात करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कारणों के बारे में आरव मेहरा कुछ अनुमान लगा सकता था। यह उसकी चौंकाने वाली कंप्यूटिंग क्षमता हो सकती है या सर जोई की उसके प्रति प्रशंसा। संक्षेप में, आरव मेहरा को यकीन था कि जब तक वह इस तरह की कोई बात कहता रहेगा, हॉग थाउजेंड सल सिटी में ही रहेगा और गिल्डेड रोज की सबसे मजबूत मारक शक्ति बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हॉग पहले से ही 9वीं रैंक का हाई मैच था और यह आरव मेहरा के लिए बहुत परेशानी भरा था। हॉग फेल्यू या विलियम नहीं था। हालांकि वह अपनी काफ़ी ताकत से उसका साथ दे सकता था, लेकिन आरव मेहरा उसके आसपास होने से राहत महसूस नहीं कर सकता था। यह अजीब लग सकता है। आरव मेहरा फेल्यू और विलियम के साथ सहज हो सकता था, लेकिन हॉग के साथ क्यों नहीं? कारण बहुत सरल था। आरव मेहरा के पास इस समय 9वीं रैंक के हाई मैच से मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। उसके पास बहुत सारे रहस्य थे। चाहे वह प्रिंस टूम हो या बोन प्लेन, उनमें से कोई भी एक आर्क मैच को ईर्ष्या से पागल करने के लिए पर्याप्त था। अगर कोई उसके कारण हरकत करता तो आरव मेहरा सीधे उससे छुटकारा पा लेता, लेकिन अगर हॉग ने तबाही मचाने का फैसला किया तो आरव मेहरा के पास उसकी देखभाल करने की क्षमता नहीं होगी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे ऐसे सहायक की क्या जरूरत थी जिसके साथ वह सुरक्षित महसूस न करता हो। आरव मेहरा द्वारा ठुकराए जाने के बाद हॉग बहुत पछता रहा था। तो फिर मैं क्लाउड टॉवर वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेहरा, अगर वॉटसन परिवार फिर भी आने की हिम्मत करता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। भले ही मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊं, मैं सर जोई को बता दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं मेहरा, सर जोई तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें इस अवसर का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। अनिच्छा से जाने से पहले हॉग ने आरव मेहरा को कुछ सलाह दी। बेशक, हॉग को विदा करते हुए आरव मेहरा ने सहमति जताई। रिसेप्शन रूम से बाहर निकलने के बाद आरव मेहरा ने विलियम को संबोधित किया। सभी 5वीं रैंक के जादूगरों को बुलाओ, तुरंत। इस बार विलियम ने राजीव के बारे में और भी अधिक जान लिया था। पिछले 1 घंटे में उसने अपने ही महान जादूगर चचेरे भाई को प्रथम श्रेणी के उच्च जादूगर को पीटते देखा था और एक 9वीं श्रेणी के उच्च जादूगर को हर संभव तरीके से कृपा करने की कोशिश करते भी देखा था। वे उच्च जादूगर थे, ऐसे लोग जो बिना किसी प्रयास के महान जादूगर के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते थे। लेकिन वे अपने चचेरे भाई के सामने कुछ भी नहीं थे। ये सब देखकर विलियम पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। जब आरव मेहरा ने उसे पुकारा तभी वह होश में आया और फिर तुरंत 5वीं श्रेणी के जादूगरों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा। अगर यह पहले होता तो विलियम को अभी भी इन 50 जादूगरों के भविष्य के बारे में कुछ संदेह होता। अब विलियम पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसके चचेरे भाई के पास उन्हें थोड़े समय में महान जादूगर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कोई रास्ता होगा। कोई निश्चित आधार नहीं, कोई निश्चित कारण नहीं, लेकिन विलियम ने इस पर विश्वास किया। जल्द ही फालू 6 खनन कठपुतलियों के साथ आ गया। विलियम 5वीं श्रेणी के जादूगरों को लेकर आया। इस समूह के एकत्र होने के बाद वे आरव मेहरा के घर के लिए रवाना हुए। सरनी सक्रिय हो गई और आसपास का स्थान एक बार फिर विकृत हो गया। बोन प्लेन की ओर जाने वाले प्लेनर पथ को आरव मेहरा ने एक बार फिर खोला, लेकिन इस बार आरव मेहरा अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक पूरी टीम थी। 2 महान जादूगर, 6 खनन कठपुतलियां और 50 5वीं रैंक के जादूगर। हालांकि कुल मिलाकर ताकत का बखान करने लायक कुछ नहीं था, फिर भी समूह प्रभावशाली दिख रहा था। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा के अलावा टीम में कोई भी इस समय इसकी परवाह नहीं कर सकता था। पर्यावरण में बदलाव ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। इसमें मेहरा परिवार के वंशज विलियम और ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के फालेव शामिल थे। हालांकि इन दोनों की पृष्ठभूमि महत्वहीन नहीं थी, फिर भी ये पहली बार था जब उन्होंने प्लेनर पथ का अनुभव किया था। उनमें से विलियम मेहरा अभी भी थोड़ा बेहतर था। आखिरकार मेहरा परिवार जैसी बड़ी ताकत के पास कम से कम एक विमान तो होना ही चाहिए, वरना उनके पास अपने विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। हालांकि विलियम के पास विमान में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन उसने परिवार के बुजुर्गों से कुछ बातें सुनी थीं। लेकिन फलेव ने इसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं सुना था और उन बचे हुए 5वें रैंक के जादूगरों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी ताकत के साथ उनके पास मेहरा परिवार में बात करने की शक्ति भी नहीं होगी, प्लेनर पथ के संपर्क में आने की तो बात ही छोड़िए। पूरी टीम काले बंजर भूमि पर पैर रखने के बाद थोड़ी देर के लिए चौंक गई और कुछ देर के लिए यह अराजक हो गया। लेकिन सौभाग्य से विलियम ने आरव मेहरा पर एक नज़र डाली। वह अपनी शांति वापस पाने में कामयाब रहा। उसने टीम पर नियंत्रण हासिल करने के लिए यहां अपने समय के दौरान अर्जित की गई प्रतिष्ठा पर भरोसा किया।
ये वह प्रशिक्षण मैदान है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। आरव मेहरा टीम के सामने चले गए और बात करना शुरू कर दिया। अब आपको जो करना है वह है इन 6 खनन कठपुतलियों की रक्षा करना ताकि वे बिना किसी परेशानी के काम कर सकें। इसमें कई महीने लग सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी प्रथम श्रेणी के महान जादूगर बन पाएगा। जो कड़ी मेहनत करते हैं वे 5वीं श्रेणी तक भी पहुंच सकते हैं। आरव मेहरा के शब्दों से चिंतित टीम शांत हो गई। वे पहले तो संशय में थे, लेकिन फिर सभी जादूगरों के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव थे। इन 50 जादूगरों को 1000 सल्फ सिटी में भेजे जाने में एक समस्या थी। ये कहा जा सकता है कि उनमें से कम 80% को कभी भी महान जादूगर रैंक में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। अन्यथा मेहरा परिवार इतना उदार नहीं होता कि उनमें से इतने सारे को 1000 सल्फ सिटी में भेज देता। आगे बढ़ने की कम उम्मीद वाले 5वीं रैंक के जादूगरों के एक समूह को अचानक पता चला कि अगर वे कुछ प्रयास करें तो वे 5वीं रैंक के महान जादूगर भी बन सकते हैं। उन्हें कैसा लगेगा? इसके अलावा जिसने ये कहा वह कोई और नहीं था, वह गिल्डेड रोज का बॉस था, एक महान जादूगर जिसने अभी अभी एक उच्च जादूगर से निपटा था। इस समय पूरी टीम जीवंत हो गई और 50 जादूगर अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ चारों ओर दिखाई देने वाले मरे हुए जीवों को भी भूल गए। आरव मेहरा का भाषण वास्तव में बहुत नीरस था। कोई रोमांचक भावनाएं नहीं थीं, कोई आकर्षक सुझाव नहीं थे, कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं था। लाभ और खतरे सभी खुले थे, लेकिन इसने इन 50 जादूगरों को आशा दी। उत्साह से भरे इन 50 जादूगरों ने जल्द ही प्लानपथ के पास एक साधारण शिविर स्थापित किया। सरल लेकिन असभ्य नहीं, यह आरव मेहरा की विशेष आवश्यकता थी, क्योंकि यह शिविर भविष्य में बोन प्लेन को जब्त करने के मर्करी ग्रुप के प्रयास का पहला गढ़ बन जाएगा। शिविर में एक अलाव, कुछ टेंट और खूंटे और लोहे के तार से बनी एक बाड़ शामिल थी। पूर्व और पश्चिम में एक साथ 2 अस्थायी संतरी चौकियां भी बनाई गई थीं। हालांकि संतरी चौकियों पर पहरा नहीं था, लेकिन उन दोनों पर जादूगर की आंखें और अलार्म बजाने के लिए एक लौसरनी थी। इस शिविर के केंद्र में ब्लैक डेथ रून तैर रहा था, जो जमीन से कुछ दूरी पर मंडरा रहा था, और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बहते हुए सोल फायर को पहले से ही ब्लैक डेथ रून द्वारा चूसा जा रहा था और नए बने शिविर में संग्रहित होने से पहले मैना में बदल दिया गया था। अगर कोई मैना को बहते हुए देख सकता था, इस समय मैना ब्लैक डेथ रून से धागे में बह रहा था। धागे धुंधले कोहरे की तरह थे जो 2 संतरी चौकियों के बीच बह रहे थे, फैल नहीं रहे थे, दूर तक नहीं फैल रहे थे। ये ब्लैक डेथ रून का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका था। मिलान करने वाली कीमिया सरणी के प्रभाव में ब्लैक डेथ रून द्वारा संघनित मन एक भयावह सांद्रता तक पहुंच जाएगा। उस क्षेत्र के भीतर ध्यान लगाना और लड़ना तरल मन पीने जैसा होगा। तुलना में मैजिक टूल अवतार की वृद्धि क्या थी? दुर्भाग्य से क्लाउड टावर को यह सब एक सहस्राब्दी बाद ही समझ में आया। ब्लैक डेथ रून के संचालन शुरू होने के बाद बोन प्लेन का पहला गढ़ वास्तव में जीवंत हो गया। फलेउ ने 6 कीमिया कठपुतलियों को नियंत्रित किया और नेदर आयरन वेन का खनन शुरू किया। विलियम मेहरा ने 50 जादूगरों के साथ बिखरे हुए कंकाल योद्धाओं का सामना करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ढह गए कंकाल योद्धा के कारण ब्लैक डेथ रून द्वारा अवशोषित की जाने वाली आत्मा की आग को मन में बदलने से पहले ले जाया जाएगा और वह मन शिविर में फैल जाएगा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह कुछ भी नहीं भूले हैं, आरव मेहरा शिविर से चले गए। हालांकि आरव मेहरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वास्तव में इन 50 जादूगरों की बहुत परवाह करता था। यह उसके अधीनस्थों का पहला बैच था। इसके अलावा वे ऐसे अधीनस्थ थे जिन पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। बोन प्लेन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सभी ने लॉर्ड शॉन द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड शॉन बहुत निर्दयी थे और आरव मेहरा भी उन्हें सीधे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इन अनुबंधों की सामग्री इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आरव मेहरा जिम्मेदारी ले रहे थे। मूल रूप से इन 5वीं रैंक के जादूगरों ने पहले ही अपनी अगली पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी और गिल्डेड रोज की तीसरी पीढ़ी पर हस्ताक्षर कर दिए थे। किसी भी मामले में मरे हुए शिकारी के साथ 5वीं रैंक के महान जादूगर के रूप में किसी भी कंकाल योद्धा ने शिविर छोड़ने के बाद आरव मेहरा को रोकने की हिम्मत नहीं की। वह अत्यधिक दबाव कुछ ऐसा था जिसे वे तब महसूस कर सकते थे जब वे उसके 100 मीटर के भीतर होते थे, जिससे वे अपनी जान बचाने के लिए भागते थे। आरव मेहरा जल्द ही काले बंजर भूमि के किनारे पर पहुंच गया क्योंकि उसका रास्ता पूरी तरह से निर्बाध था और उसने पाया कि कीमिया कठपुतली कंकाल योद्धाओं का शिकार कर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि इसने कितना कुछ प्राप्त किया। आरव मेहरा ने धीरे से एक नियंत्रण रून बुदबुदाया और पीछा करने वाली कीमिया कठपुतली ने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया और एक शिकारी कुत्ते की तरह आरव मेहरा की ओर दौड़ पड़ी। कठपुतली के उसके पास पहुंचने से पहले ही आरव मेहरा को उसके चारों ओर एक मोटी मौत की आभा महसूस हो गई थी। वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लंबे समय से बड़ी संख्या में आत्मासार को अपने साथ ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 महीनों में कीमिया कठपुतली की फसल कम नहीं थी। जब कठपुतली उसके पास पहुंची तो आरव मेहरा ने कठपुतली की भुजा पर स्थानिक सरणी भंडारण को खोलने के लिए एक नियंत्रण रून का उपयोग किया। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे आत्मासार थे, कम से कम 3000 से ज्यादा। अगर वह उन्हें 1000 सल्फ सिटी के बाजार में रखता तो बहुत अराजकता पैदा हो जाती। बुरा नहीं है, आरव मेहरा ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। ये फसल उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी।
पहले तो आरव मेहरा ने सोचा कि कठपुतली काली बंजर भूमि में ज्यादा से ज्यादा 1000 सोल एसेंस इकट्ठा कर पाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फसल उस राशि से 3 गुनी थी। इससे ये देखा जा सकता था कि बोन प्लेन कितना उपजाऊ था। आरव मेहरा ने एक कंट्रोल रूम फुसफुसाया, जिससे कठपुतली सतर्क रही, जबकि उसने सेज चैप्टर को बाहर निकालने से पहले सोल एसेंस को जमीन पर ढेर कर दिया। आरव मेहरा के मन इनपुट के बाद सेज चैप्टर से एक चमकदार रोशनी खिली, जिसने चौंकाने वाली मृत्यु ऊर्जा जारी की, जो 10 मीटर के दायरे को कवर करती थी। जमीन पर सोल एसेंस का वह छोटा सा ढेर चौंकाने वाली मृत्यु ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हुआ। पहले तो केवल एक झलक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर चमक धीरे धीरे और अधिक चमकने लगी। अंत में अंधेरे आत्मासार चमकदार आत्मा आग में बदल गए। उन कई हजार चमकती आत्मा आग की वजह से आरव मेहरा का स्थान सूरज की तरह चमक उठा। फिर सेज चैप्टर की रोशनी चमक उठी और कई हजार आत्मा आगलों की ओर आकर्षित पतंगों की तरह हो गईं। उन्होंने एक के बाद एक खुद को सेज चैप्टर में फेंक दिया। 1, 10, 100 अधिक से अधिक आत्मा आग सेज चैप्टर में आने लगी और थोड़े समय में इसने कई सैकड़ों आत्मा आग को अवशोषित कर लिया। आरव मेहरा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आत्मा आग की इस चौंकाने वाली मात्रा ने सेज चैप्टर में किसी तरह का परिवर्तन लाया। इस सारे प्रवाह के बाद मूल रूप से मंद पत्थर की गोली धूप की किरणों को उत्सर्जित करने वाले सूरज की तरह लग रही थी। हर बार जब वह आत्मा आग को अवशोषित करता तो सेज चैप्टर और अधिक चमकदार हो जाता। कई हजारों सोलफायर को अवशोषित करने के बाद सेज चैप्टर अब क्रिस्टल की तरह चमक रहा था और पारदर्शी था। इसे विकसित होना चाहिए था। आरव मेहरा ने इसे पकड़ा और इसे देखा। वह स्पष्ट रूप से सेज चैप्टर के भीतर बहने वाली मृत्यु ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को महसूस कर सकता था। ये पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। आरव मेहरा ने एक पल के लिए विचार किया और फिर सेज चैप्टर में सेकेंड टियर स्पेल फ्रॉस्ट रिंग को संग्रहित करने का प्रयास किया, और यह वास्तव में काम किया। यह वास्तव में विकसित हुआ। पिछला सेज चैप्टर केवल फर्स्ट टियर स्पेल को संग्रहित कर सकता था। फर्स्ट टियर स्पेल के अल्टीमेट स्पेल बन जाने के बाद उनकी शक्ति फोर्थ टियर स्पेल के बराबर होगी। दूसरे शब्दों में वे 5th रैंक ग्रेड मैच के स्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब सेज चैप्टर सेकेंड टियर स्पेल को संग्रहित कर सकता है। सेकेंड टियर मंत्रों के अल्टीमेट मंत्र बनने के बाद वे 5th टियर मंत्र के स्तर तक पहुंच जाएंगे, जिससे उनके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले अल्टीमेट मंत्रों की शक्ति 5th रैंक के महान जादूगर से बढ़कर 1st रैंक के उच्च जादूगर के स्तर तक पहुंच जाएगी। यह कोई छोटा अपग्रेड नहीं था। आरव मेहरा जैसे राक्षस को छोड़कर 5th रैंक के महान जादूगर और 1st रैंक के उच्च जादूगर के बीच का अंतर लगभग असंभव था। लेकिन अब इन कई हजार सोलफायर ने सीधे सेज चैप्टर को उस विशाल खाई को तोड़ने में सक्षम बना दिया। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान सेज चैप्टर पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। केवल अफसोस ये था कि संग्रहित किए जा सकने वाले अल्टीमेट मंत्रों की संख्या अभी भी पहले की तरह ही थी, 3। ठीक है, 3 से अधिक पर्याप्त है। खुद को सांत्वना देने के बाद आरव मेहरा ने 2 अन्य सेकेंड टियर मंत्र संग्रहित किए। फिर उसने कीमिया कठपुतली ली और काली बंजर भूमि से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद आरव मेहरा एक घने जंगल में घुस गया। घना जंगल हरा भरा लग रहा था, जीवन से भरपूर, लेकिन यह भयावह और दमनकारी भी लग रहा था। जंगल में खून की बदबू भर गई थी। आरव मेहरा को पूरा यकीन था कि यह प्रसिद्ध रक्त वन है। दूर दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पेड़, लेकिन वास्तव में पेड़ और घास डरावने खून चूसने वाले राक्षस थे। यकीनन जंगल में प्रवेश करते ही आरव मेहरा के कानों में एक तीखी फुफकार की आवाज गूंजी। मूल रूप से हरी भरी घास एक पल में घूम गई और अनगिनत नुकीली कांटेदार बैलें आरव मेहरा के पैरों के चारों ओर सांपों की तरह लिपटने की कोशिश करने लगीं। लेकिन चूंकि आरव मेहरा ने रक्त वन में प्रवेश करने की हिम्मत की थी, इसलिए जाहिर तौर पर उसके पास जवाबी उपाय होंगे। आरव मेहरा ने जैसे ही हलचल देखी, उसने मंत्रोच्चार किया। एक ज्वाला पथ बनाया गया और आरव मेहरा के पैरों के नीचे आग की लपटें उठने पर केवल एक धमाका सुनाई दिया। उन नुकीली बेलों को राख में बदलने से पहले उसके पैरों के चारों ओर लिपटने का समय नहीं मिला। आरव मेहरा ने नीचे देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह कठपुतली के साथ जंगल की गहराई की ओर चलता रहा, अपने पीछे आग का एक रास्ता छोड़ता रहा। उसने रास्ते में मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसके आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी के एलिमेंटल एम्बर से एक चमकदार लौ फैल रही थी। आरव मेहरा जानता था कि रक्तवन एक साधारण जगह नहीं थी। इस जगह पर मरे हुए वनस्पतियों का निवास था, और हालांकि खरपतवार और झाड़ियां अजीब तरह से भयावह थीं, लेकिन उनकी लड़ने की ताकत कंकाल योद्धाओं के बराबर थी। असली खतरा 100 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने वाले लंबे मरे हुए ट्रैंट से था। सबसे मजबूत लोगों की शक्ति पिछले बोन डेविल के समान थी, और इसके अलावा रक्तवन में केवल 1 या 2 मरे हुए ट्रैंट्स नहीं होंगे। जैसे ही कुछ झाड़ियां जलकर राख हो गईं, आरव मेहरा ने महसूस किया कि धरती उसके पैरों के नीचे हिल रही है। उसने अपने पीछे चीजों के टूटने की आवाज सुनी, और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि पहली चीज जो उसने देखी वह हाथ और पैर जितनी मोटी शाखाएं थीं, जो बेरहमी से उस पर टूट रही थीं। सौभाग्य से आरव मेहरा इसके लिए तैयार था। जब उसने वह आवाज सुनी तो आरव मेहरा ने अपने मंत्र का अंतिम भाग पढ़ा। एलिमेंटल एम्बर से एक फ्लैश निकला और लंबे समय से तैयार किया गया पायरोक्लास्म तुरंत डाला गया।
यह एक फोर्थ स्पेल था और मैजिक एरे के साथ विलय के बाद यह इतना शक्तिशाली हो गया था कि एलन वॉटसन जैसा कोई भी उच्च जादूगर भी इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक मरे हुए ट्रेंट की तो बात ही छोड़िए जो 20 मीटर भी लंबा नहीं था। शाखाओं के आरव मेहरा तक पहुंचने से ठीक पहले जब चमकदार लपटें मरे हुए ट्रेंट पर गिरी तो एक जोरदार विस्फोट हुआ। फिर एक कर्कश ध्वनि गूंजी क्योंकि पूरा मरे हुए ट्रेंट बीच से 2 टुकड़ों में फट गया। वे शाखाएं पल भर में राख में बदल गईं। आरव मेहरा के कपड़ों पर कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन आरव मेहरा ने रुकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानता था कि उसने पहले ही रक्त वन के मरे हुए ट्रेंट्स को सचेत कर दिया है। ये तो बस शुरुआत थी, उसे उनमें से दसियों से सैकड़ों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से उस मरे हुए ट्रेंट्स को 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद जमीन हिलना बंद नहीं हुई। पलक झपकते ही 5 मरे हुए ट्रेंट्स बाहर निकल आए और ऐसा लग रहा था कि पीछे और भी बहुत कुछ है। अरे मुझे पता था। इतनी बड़ी संख्या में मरे हुए ट्रेंट्स का सामना करते हुए आरव मेहरा कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। आरव मेहरा खुद को रोक नहीं सका, उसने हिम्मत नहीं की। नियंत्रण रून फुसफुसाने के बाद गोगास बैटलमेज मॉडल कठपुतली तुरंत पूरी तरह से फायर पावर मोड में प्रवेश कर गई और उसके हाथ में गोल्ड एसेंस स्पीयर एक चमकदार लॉ लेकर मरे हुए ट्रेंट्स की ओर दौड़ा। जहां तक आरव मेहरा का सवाल है, उसने अपनी कास्टिंग स्पीड को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और अपने 5 मैजिक एरे का उपयोग करते हुए उसने एक के बाद एक जादू डाले अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे में लगभग सारी जमीन को समतल कर दिया। लड़ाई के आधे घंटे बाद आरव मेहरा के सामने और पीछे 100 से कम मरे हुए ट्रेंट्स की लाशें नहीं थीं क्योंकि उसका मैना खत्म हो रहा था। कठपुतली घावों से ढकी हुई थी, लेकिन मरे हुए ट्रेंट्स का आक्रमण भी धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था। जब अंतिम मरे हुए ट्रेंट्स जमीन पर गिरे तो आरव मेहरा हाँफ रहे थे। एक भी ट्रेंट्स खड़ा नहीं बचा था और कुछ 100 मीटर के भीतर झाड़ियां और खरपतवार सभी राख में बदल गए थे। यह एक झुलसी हुई भूमि बन गई थी जो बोन डेविल के क्षेत्र की तुलना में भी थोड़ी उजाड़ थी। आरव मेहरा इस समय इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक साफ जगह की तलाश की और बैठ गए, एलिमेंटल एम्बर रिंग का उपयोग करके अपने मैना को पुनः प्राप्त किया और कठपुतली को क्षेत्र की खोज करने का आदेश दिया। क्योंकि आरव मेहरा ने पढ़ा था कि इन मरे हुए ट्रेंट्स के मरने के बाद वे जीवन क्रिस्टल को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि जीवन क्रिस्टल में बहुत अधिक मैना नहीं था, लेकिन जादुई सामग्री का पोषण बनाने में कई तरह के उपयोग थे। बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति वाले जीवन क्रिस्टल 2 प्रकार के पोषण को मिलाने के लिए सबसे उपयुक्त थे, रिकवरी प्रकार के पोषण और बरसिक प्रेरित करने वाले पोषण। इसके अलावा आरव मेहरा को अभी भी लाइब्रेरी से एक नुस्खा याद था जो इन जीवन क्रिस्टल के प्रभाव को एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा सकता था। सच में मौत की किताब तक जाने के लिए 3 शॉर्टकट थे। आरव मेहरा ने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह काफी सुरक्षित होने के अलावा ये रास्ता उसे रक्तवन के मरे हुए ट्रेंट्स को काटने का अवसर भी देगा। जब तक कठपुतली ने युद्ध की लूट को इकट्ठा करना समाप्त किया, तब तक आरव मेहरा का मन लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसकी फसल को देखते हुए लगभग 30 जीवन क्रिस्टल थे। यह एक अच्छी गिरावट दर थी। मरे हुए एल्डर ट्रेंट जितना बड़ा होगा, उसके लिए जीवन क्रिस्टल को संघनित करना उतना ही आसान होगा। आरव मेहरा द्वारा नष्ट किए गए अधिकांश मरे हुए एल्डर ट्रेंट 20 से 30 मीटर लंबे थे। उनमें से केवल कुछ ही जीवन क्रिस्टल के संघनन के मानकों तक पहुंच पाए थे, इसलिए उनमें से लगभग 30 प्राप्त करना पहले से ही काफी अच्छा था। आरव मेहरा ने इन 30 जीवन क्रिस्टल को अपनी जेब में डाल लिया और कठपुतली को उसका अनुसरण करने का आदेश देने के बाद वह कई 100 मीटर झुलसी हुई धरती से होकर रक्तवन की गहराई में चला गया। रास्ते में अभी भी अनगिनत मरे हुए एल्डर ट्रेंट थे जो 20 से 30 मीटर लंबे थे। कभी कभी वह 1 या 2 से भी मिल जाता था जो 50 मीटर से अधिक ऊंचे होते थे, लेकिन सौभाग्य से आरव मेहरा के पास पहले से ही 5 मैजिक एरे थे। साथ ही उसके हाथ में 2 आध्यात्मिक जादू के उपकरण थे। जब वह पहली बार बोन प्लेन में दाखिल हुआ था तब की तुलना में वह 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। युद्ध कठपुतली अपने गोल्ड एसेंस स्पीयर के साथ आगे का रास्ता खोल रही थी। आरव मेहरा एक हाथ में लावा डोमिनेटर और दूसरे हाथ में आध्यात्मिक जादू की छड़ी के साथ एक लकड़हारे की तरह दिख रहा था, क्योंकि वह ब्लड फॉरेस्ट के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। वन के केंद्र में पहुंचने के बाद आरव मेहरा दबाव को बढ़ता हुआ साफ तौर पर महसूस कर सकता था। ब्लड फॉरेस्ट के सबसे लंबे अनडेड एल्डर ट्रेंट्स सभी इस स्थान पर थे। उनमें से कुछ 60 से 70 मीटर लंबे थे। हालांकि आरव मेहरा अभी भी उनसे निपटने में सक्षम था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत कठिन होगा। इसके अलावा आरव मेहरा जानता था कि इन अनडेड एल्डर ट्रेंट्स के पीछे एक वास्तव में शक्तिशाली अस्तित्व उसका इंतजार कर रहा था, और उसके पास इस वास्तव में शक्तिशाली अस्तित्व का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अपरिहार्य था, क्योंकि रक्त वन की शक्ति का स्रोत मरे हुए एल्डर ट्रेंट्स के पूर्वज से आया था। वह विशालकाय रक्त वृक्ष था, बोन प्लेन के साथ पैदा हुआ एक भयानक वृक्ष। अगर आरव मेहरा इस शॉर्टकट विधि से मौत की किताब प्राप्त करना चाहता था तो उसे विशालकाय रक्त वृक्ष को नष्ट करना होगा। अजीब, 1 घंटे बाद आरव मेहरा की जेब में जीवन क्रिस्टल की संख्या पहले ही 200 से अधिक हो चुकी थी। उसी समय वह पहले ही रक्त वन के मुख्य क्षेत्र में चला गया था। मिट्टी गहरे लाल रंग की थी, जैसे कि उसे खून से रंगा गया हो। लोहे की एक मोटी गंध हवा में फैल रही थी, जिससे यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे कि वे खूनी कीचड़ में लिपटे हुए हैं। आसपास का इलाका खाली था।
मरे हुए एल्डर ट्रांस का तो कहना ही क्या, आसपास किसी भी खरपतवार का नामो निशान भी नहीं था। ये बिल्कुल सामान्य था। विशालकाय रक्त वृक्ष को मरे हुए बड़े ट्रांस का पूर्वज कहा जा सकता है, जो रक्त वन की शक्ति का स्रोत है। जिस क्षेत्र में विशालकाय रक्त वृक्ष की जड़ें थीं, वहां एक भी आत्मा नहीं होगी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। आरव मेहरा ने बहुत देर तक देखा, लेकिन उसे विशालकाय रक्त वृक्ष नहीं मिला। क्या हो रहा है? आरव मेहरा कुछ हद तक स्तब्ध था। उसने जो भी सामग्री पढ़ी थी, उसमें विशालकाय रक्त वृक्ष को कई 100 मीटर ऊंचे विशालकाय वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया था, जिसका पेड़ आसमान को चीरता हुआ दिखाई देता था। इसकी जड़ें जमीन के नीचे गहराई तक पहुंचती थीं। प्रत्येक झुकाव एक चक्करदार आंधी की ओर ले जाता था और इसके क्रोध से भूकंप आते थे। क्या यह एक भ्रम है? आरव मेहरा का दिल अचानक से दब गया। उसने जल्दी से स्पिरिट डिफेंस का इस्तेमाल किया। अब स्पिरिट डिफेंस पहले से ही आरव मेहरा के मैजिक एरे में विलीन हो चुका था और उसकी बाईं अनामिका पर सोल वॉकर के बफ के साथ ये कहा जा सकता था कि आरव मेहरा का स्पिरिट डिफेंस पहले से ही मन और आत्मा दोनों में हाई मैज लेवल पर पहुंच चुका था। अजीब बात है, यह कोई भ्रम नहीं है। आरव मेहरा ने स्पिरिट डिफेंस मंत्र डालने के बाद कोई बदलाव महसूस नहीं किया, जिससे पता चलता था कि यह सब वास्तविक था। विशाल रक्त वृक्ष वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। आरव मेहरा के चेहरे पर अब भारी भाव थे। उसने 2 मैज आइस डाली और 1 किलोमीटर के भीतर गहरे लाल रंग की मिट्टी वाले क्षेत्र की खोज की। कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? आरव मेहरा शांत नहीं हो सका। सामान्य परिस्थितियों में रक्तवन में प्रवेश करने के बाद विशाल रक्त वृक्ष को न पाना खुशी का कारण होता, क्योंकि उसे इसके लिए कड़वे अंत तक लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी यह अलग था। आरव मेहरा ने इस बार ब्लड फॉरेस्ट में विशेष रूप से बुक ऑफ डेथ प्राप्त करने के शॉर्टकट के लिए प्रवेश किया था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि केवल ब्लड ट्री को नष्ट करके ही वह ब्लड हॉर्ट प्राप्त कर पाएगा। यह न केवल ब्लड ट्री की शक्ति का क्रिस्टलीकरण था, बल्कि सभी अनडेड एल्डर ट्रांस का जीवन स्रोत भी था। इसके भीतर निहित जीवन ऊर्जा एक पल में ब्लड फॉरेस्ट को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त थी। और सिर्फ इतनी ही जीवन ऊर्जा अनगिनत भूतों को इकट्ठा करने और 10,000 भूतों की नदी को प्रकट करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। उस समय वह 10,000 भूतों की नदी का अनुसरण करते हुए मृत्यु की पुस्तक के विश्राम स्थल तक पहुंच सकता था। यह एक बेहतरीन योजना होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी योजना का पहला भाग, विशाल रक्त वृक्ष, गायब था। इसका मतलब था कि उसकी बाकी योजना निरर्थक हो जाएगी। इन परिस्थितियों में आरव मेहरा कैसे शांत रह सकता था? रुको, रक्तवन। थोड़ी देर सोचने के बाद आरव मेहरा की आंखें चमक उठीं। ये सही है, ये रक्तवन था। उसके रास्ते में मरे हुए एल्डर ट्रांस उतने शक्तिशाली नहीं लगे थे जितना उसने उम्मीद की थी। सबसे लंबा मरे हुए एल्डर ट्रांस सिर्फ 100 मीटर के करीब ही पहुंच पाया था, और इसकी शक्ति बोन डेविल की शक्ति से तुलनीय नहीं थी। ये नोट्स में बताए गए रक्तवन जैसा नहीं लग रहा था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि यह जंगल निष्क्रिय अवस्था में था। उस पहले मरे हुए एल्डर ट्रेन से निपटने के बाद ही उसे एक बड़े हमले का सामना करना पड़ा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि विशाल रक्त वृक्ष सो रहा था? वास्तव में इसका परीक्षण करना आसान था। गड़गड़ाहट। आरव मेहरा ने अपने हाथ में आध्यात्मिक जादू का स्टाफ घुमाया। एलिमेंटल शॉक ब्लास्ट फॉर्मेशन का उपयोग करते ही उसकी मैजिक एरे तेजी से सक्रिय हो गई। एक झटके में उसके आसपास के कई दर्जन मीटर पलट गए। चट्टानें और मिट्टी सभी दिशाओं में उछल गईं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा शक्ति निकल रही थी। लेकिन आरव मेहरा ने रुकने की योजना नहीं बनाई। एक के बाद एक एलिमेंटल शॉक ब्लास्ट के चलते मैजिक एरे पागलों की तरह घूम रहे थे। मैना का उछाल एक बाढ़ की तरह था जिसे रोका नहीं जा सकता था। प्रत्येक एलिमेंटल शॉक ब्लास्ट के बाद तेज आवाजें गूंजती रहीं और 1 किलोमीटर के भीतर की गहरी लाल मिट्टी उछल रही थी। जब 17वां एलिमेंटल शॉक ब्लास्ट हुआ, तब धरती नीचे से हिलने लगी, क्योंकि सैकड़ों शाखाएं जो एक वयस्क व्यक्ति की कमर जितनी मोटी थीं, अजगर की तरह जमीन से बाहर निकल आईं। घूमती हुई मिट्टी और धूल के धुएं के बीच ये मोटी शाखाएं गहरे लाल रंग की मिट्टी में से अपना रास्ता बना रही थीं। ये देखा जा सकता था कि उनमें से प्रत्येक इतनी लंबी थी कि आसानी से 100 मीटर मिट्टी को भेद सकती थी। इसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ तेज और तेज होती गई। जब आरव मेहरा को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने लावा डोमिनेटर में मैना डाला और तुरंत ही उस धधकते पंखों को सक्रिय कर दिया ताकि वह आसमान में उड़ जाए। अपने नए सुविधाजनक स्थान से आरव मेहरा जमीन से एक विशालकाय प्राणी को ऊपर उठते हुए देख सकता था। लावा डोमिनेटर के पंख इतनी तेजी से उड़े कि वे एलिमेंटल अवतार के तहत पहले से ही आरव मेहरा से मुकाबला कर सकते थे। लेकिन इस समय पंखों की गति उस गति से तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिस गति से कोलोसस जमीन से उछला था। आरव मेहरा केवल कुछ दर्जन मीटर हवा में उड़ने में कामयाब रहे, जबकि वह कोलोसस पहले ही अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। शिट! आरव मेहरा चौंक गए। उस स्थिति में जहां बचना लगभग असंभव था, उन्होंने अपने ज्वलंत पंखों की जोड़ी को इस तरह से फड़फड़ाया कि लगभग भौतिकी को चुनौती दी और खुद को एक तेज कोण पर चकमा देने के लिए मजबूर किया। लगभग उसी समय 1 दर्जन छायाएं आरव मेहरा के शरीर को छूते हुए तेजी से आगे बढ़ीं। इस समय उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। विशाल रक्त वृक्ष की ये सभी शाखाएं बोन डेविल के एक व्यापक हमले के समान शक्ति से हमला कर रही थीं। 1 दर्जन से अधिक का एक साथ हमला करना उतना ही भयावह था जितना कि 1 दर्जन बोन डेविल का एक साथ हमला करना।
अगर उसकी प्रतिक्रिया की गति न होती जिससे वह तुरंत अपनी स्थिति बदल सकता, तो वह इन शाखाओं द्वारा पहले ही एक छत्ते में बदल चुका होता। इससे पहले कि उसका ठंडा पसीना सूख भी पाता, दर्जन भर शाखाएं आसमान में तेजी से मुड़ी और एक बार फिर आरव मेहरा पर हमला किया। तेज घुमाव की आवाज़ सुनकर उसका दिल जम गया। उसने लावा डोमिनेटर में चौंका देने वाली मात्रा में मैना डालते हुए शाप दिया। मैना की उछाल पर भरोसा करके ज्वलंत पंखों की तेज जोड़ी और भी तेज हो गई और आरव मेहरा को खतरे से बाहर निकाल लिया, खतरनाक शाखाओं का पीछा करने से बचकर। लेकिन विशाल रक्त वृक्ष पहले ही सतह पर आ चुका था और आरव मेहरा अब इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह विशालकाय पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उन नोटों से कल्पना की थी। बस विशाल पेड़ की चोटी ने 100 मीटर के क्षेत्र को कवर किया। अनगिनत शाखाएं अजगर की तरह थीं, दमघोंटू बल के साथ हमला कर रही थीं। आरव मेहरा एक नज़र में समझ गया कि इस विशालकाय रक्त वृक्ष की ताकत 6ठी या 7वीं रैंक के उच्च जादूगर के बराबर थी। अगर वह सीधे उससे लड़ता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। वह केवल अपने हाथों में लावा डोमिनेटर पर भरोसा कर सकता था। केवल ज्वलंत पंखों की जोड़ी ही उसे आकाश में रहने और इस विशालकाय से लड़ने की अनुमति दे सकती थी। यही कारण था कि उसने ये शॉर्टकट चुना। आरव मेहरा विशालकाय रक्त वृक्ष के नीचे गहरे लाल रंग की मिट्टी के बारे में भी जानता था। रक्त पृथ्वी वह स्थान था जहां विशालकाय रक्त वृक्ष का जन्म हुआ था। अनगिनत वर्षों के बाद ये बहुत पहले ही विशालकाय रक्त वृक्ष का एक हिस्सा बन गया था। अगर वह लापरवाही से उस पर कदम रखता तो वह तुरंत मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी की तरह हो जाता और विशालकाय रक्त वृक्ष उसके एक विचार मात्र से उसका सारा खून चूस लेता। आरव मेहरा जानता था कि वह विशालकाय रक्त वृक्ष से केवल आकाश में उड़ते समय ही लड़ सकता था। यह उसका एकमात्र लाभ था और साथ ही यह विशालकाय रक्त वृक्ष का एकमात्र नुकसान था। वास्तव में अस्थि शैतानों की ताकत वाली अजगर जैसी शाखाएं विशालकाय रक्त वृक्ष का सबसे कमजोर हिस्सा थीं। आखिरकार यह एकमात्र शारीरिक हमला था जो किसी लक्ष्य को ट्रैक कर सकता था। चाहे वह कितना भी भयंकर हो, चाहे वह कितना भी तेज हो, उससे लड़ने का हमेशा एक तरीका होगा। एकमात्र चीज जिसके साथ वह मिलकर काम कर सकता था वह था पेड़ के तने से निकलने वाला जहरीला कोहरा। लेकिन अगर वह जमीन पर गिर गया तो विशालकाय रक्त वृक्ष अजेय हो जाएगा, कम से कम जहां तक आरव मेहरा का सवाल है। उस समय उसे रक्त पृथ्वी का सामना करना पड़ेगा, साथ ही विशालकाय रक्त वृक्ष द्वारा बुलाए जाने वाले अनगिनत मरे हुए एल्डरट्रांस की एक विशाल और भयानक शक्ति का भी सामना करना पड़ेगा। जहां तक उन तीखी जड़ों की बात है जो कभी भी जमीन से बाहर निकल सकती थी, वह विशालकाय रक्त वृक्ष के सरल हमलों में से केवल एक था। इस प्रकार अब आरव मेहरा केवल आकाश में लड़ाई खत्म कर सकता था। उसे हर पल सतर्क रहना था। अगर लावा डोमिनेटर के ज्वलंत पंख नष्ट हो गए तो आरव मेहरा के पास रक्त पृथ्वी वाले क्षेत्र से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और यहां तक कि रक्त वन से भी हटना होगा। अन्यथा वह विशाल रक्त वृक्ष के पीछा से अलग नहीं हो पाएगा। आरव मेहरा ने अपने मन नियंत्रण को चरम पर पहुंचा दिया और अपनी चतुराई के साथ ज्वलंत पंख उसके शरीर के दूसरे हिस्से की तरह महसूस हुए। तेज, फुर्तीला और तेज तर्रार, वह कुछ निश्चित मौत के जाल से जबरन निकलने में कामयाब रहा। साथ ही साथ विशाल रक्त वृक्ष के शरीर पर एक के बाद एक जादू करता रहा। उनमें से एक सेकंड टियर अल्टीमेट स्पेल भी था। उस दूसरे स्तर के अंतिम मंत्र की शक्ति पहले से ही एक उच्च जादूगर के मंत्र के स्तर तक पहुंच गई होगी और यहां तक कि विशालकाय रक्त वृक्ष को भी इस तरह की बमबारी में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में विशालकाय रक्त वृक्ष का तना पहले से ही जख्मों से भरा हुआ था। यहां तक कि उन अजगर जैसी शाखाओं की हरकत भी पहले से ज्यादा सुस्त थी। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा का पलड़ा भारी था, लेकिन आरव मेहरा को पता था कि यह केवल अस्थायी होगा। लड़ाई लगभग 5 मिनट तक चली थी। इस दौरान उसने अपने मन नियंत्रण को सीमा तक धकेल दिया था और यहां तक कि एक दूसरे स्तर का अंतिम मंत्र भी डाला था, लेकिन विशालकाय रक्त वृक्ष को जो चोटें लगी थीं वे पर्याप्त नहीं थीं। अंत में लावा डोमिनेटर के ज्वाला पंख केवल 10 मिनट के लिए ही भौतिक हो सकते थे, इसलिए यदि वह अगले 5 मिनट में विशालकाय रक्त वृक्ष को नहीं गिरा पाता तो वह अपना एकमात्र लाभ खो देता। उस समय ज्वाला पंख गायब होने लगेंगे और उसके पास हारकर भागने और बाद में फिर से प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आरव मेहरा जानता था कि उसके पास इतना समय नहीं बचा है। विशाल रक्त वृक्ष कभी भी रक्त पृथ्वी के किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को नहीं छोड़ता क्योंकि यह विशाल रक्त वृक्ष का जन्मस्थान था, साथ ही इसकी शक्ति का स्रोत भी था। सुदूर दानव युग में पृथ्वी दानव हेस इस मिट्टी पर खड़ा था और उसकी असीम शक्ति हमेशा इसके भीतर रहेगी। आरव मेहरा इस तथ्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे कि जब तक विशाल रक्त वृक्ष गहरे लाल रंग की मिट्टी को नहीं छोड़ता तब तक उनकी जीत की संभावना शायद 10% से भी कम थी। क्या मुझे वास्तव में फिर से वापस आना होगा? आरव मेहरा के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसके ज्वाला पंख विलुप्त होने से पहले अधिकतम 5 मिनट तक टिके रहते। वह बहुत सोच रहा था, लेकिन वह विशाल रक्त वृक्ष को रक्त पृथ्वी छोड़ने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। शाखा के बाद शाखा आरव मेहरा पर झूल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपरिहार्य जाल बुना जा रहा था, क्योंकि वह एक व्यवहार्य योजना बनाने की कोशिश करते हुए संकीर्ण दरारों से बचने के लिए ज्वाला पंखों को नियंत्रित कर रहा था। सेकंड धीरे धीरे बीतते गए। जल्द ही शेष 5 मिनट में से आधे बीत गए। इस समय तक आरव मेहरा ने विशाल रक्त वृक्ष को उस गहरे लाल रंग की मिट्टी से बाहर निकालने के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सभी विचार विफल हो गए।
हालांकि विशाल रक्त वृक्ष एक मरे हुए पौधे का जीवन रूप था, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता का स्तर संभवतः अस्थि शैतान से अधिक था। ये रक्त पृथ्वी पर रहने के महत्व को कैसे नहीं जान सकता था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, आरव मेहरा को कुछ निराशा महसूस होने लगी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि विशाल रक्त वृक्ष गहरे लाल रंग की मिट्टी को छोड़ने से इनकार कर रहा था। भले ही उसे बाहर निकालने का कोई तरीका मिल जाए, फिर भी उसके पास प्रभाव के क्षेत्र को छोड़ने के लिए लड़ाई को 1 किलोमीटर से अधिक खींचने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, जब तक कि उसके पास डेथ गार्डन के पैमाने पर एक भयावह शक्ति न हो जो पूरी तरह से स्वतंत्र दुनिया बनाने में सक्षम हो। उद्धरण उद्धरण। इस कुछ हद तक हास्यास्पद विचार ने आरव मेहरा को याद दिलाया, ये संभव है। हाँ, उसके पास डेथ गार्डन की शक्ति नहीं थी जो एक स्वतंत्र दुनिया बनाने में सक्षम हो, लेकिन वह नष्ट कर सकता था। हालांकि ये थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन इस समय आरव मेहरा इस बारे में चिंता नहीं कर सकता था। एक और घेरे से भागने के बाद आरव मेहरा ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने इस तथ्य का उपयोग किया कि शाखा अभी भी पीछे नहीं हटी थी ताकि वह ज्वाला पंखों को विशाल रक्त वृक्ष की ओर उड़ा सके। तेजी से जाने के लिए आरव मेहरा ने एलिमेंटल अवतार रूप का भी उपयोग किया, जिसे उसने एहतियाती जीवन रक्षक उपाय के रूप में अलग रखा था। अपनी पीठ पर ज्वाला पंखों और एलिमेंटल अवतार सक्रिय होने के साथ वह बिना किसी प्रतिबंध के फ्लेम फ्लैश कास्ट कर सकता था। आकाश में केवल अग्नि तत्व ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आरव मेहरा ने पेड़ के तने तक पहुंचने से पहले लगातार 3 बार फ्लेम फ्लैश का इस्तेमाल किया। आरव मेहरा एक आम इंसान की तरह वास्तव में एक चींटी की तरह देख रहे थे, क्योंकि वह विशालकाय रक्त वृक्ष के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने विशालकाय रक्त वृक्ष पर कदम रखा, 10 शाखाएं उनकी पीठ की ओर तेजी से बढ़ीं। आरव मेहरा ने रुकने की हिम्मत नहीं की और उग्र लपटों में घिरे हुए उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई। वह विशालकाय रक्त वृक्ष की जड़ों की ओर तेजी से नीचे गिरते हुए उल्का की तरह लग रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वे जमीन से 50 मीटर से भी कम दूरी पर हैं, तो आरव मेहरा ने अपने पंख फैलाए और अपने गिरने को तेजी से स्थिर करने के लिए लावा डोमिनेटर की स्थानिक शक्ति पर भरोसा किया। फिर उन्होंने सोल वॉकर में मैना की एक बूंद डाली। आप भगवान शाह को क्यों बुला रहे हैं? अचानक एक आलसी आवाज निकली, लेकिन यह आलसी आवाज तुरंत एक चीख में बदल गई, भाड़ में जाओ। विशालकाय रक्त वृक्ष। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक विशाल रक्त वृक्ष। तुमने एक विशाल रक्त वृक्ष को कैसे उकसाया? लॉर्ड शॉन की आवाज कांप रही थी। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने डांटते हुए कहा, अरे, यह एक लेवल 25 का मरे हुए प्राणी है, तुम्हारे 5वें रैंक के उच्च जादूगर इंसानों में से एक के बराबर। तुम ऐसे राक्षस को कैसे उकसा सकते हो? ये लेवल 26 है। आरव मेहरा ने शाखाओं के हमलों को चकमा देने के लिए लॉ के पंखों को नियंत्रित किया और लॉर्ड शॉन की गलती को सुधारा। शायद लेवल 27। भाड़ में जाओ। लॉर्ड शॉन, क्या तुम मेरे साथ किए गए मास्टर स्लेव अनुबंध को भूल गए? अगर मैं मर गया तो क्या तुम आध्यात्मिक जादू के उपकरण के स्तर पर नहीं गिर जाओगे? भाड़ में जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने परेशान करने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ मास्टर स्लेव अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बजाय खुद को मार डालता। ठीक है, बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद? लॉर्ड शॉन चौकन्ना था। तुमने मेरे लेवल 18 मैना क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया। क्या तुम्हें कुछ शक्ति वापस नहीं मिलनी चाहिए थी? मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम जायंट ब्लड ट्री की आत्मा को अस्थायी रूप से फंसाने के लिए एक सोल केज बनाओ। मेरे साथ मत खेलो। आरव मेहरा ने अपनी योजना पूरी भी नहीं की थी कि लॉर्ड शॉन डर के मारे चिल्ला उठे। असंभव। उन मैना क्रिस्टल से मिले मैना से भी मैं इतना शक्तिशाली सोल केज कैसे बना सकता हूँ? इसलिए तुम्हें अपने मैजिक टूल अवतार का उपयोग करने की जरूरत है। तुम हमेशा सोल वॉकर में छिपे रहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कछुए की तरह दिख रहे हो? मेरे मैजिक टूल अवतार का उपयोग करके तुम पागल हो। लॉर्ड शॉन की आवाज़ डर से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चुदने के कगार पर है। इस समय उसने कछुए की तुलना में आरव मेहरा से झगड़ा भी नहीं किया। ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की ताकत उसके मैजिक टूल अवतार में निहित है। अगर लॉर्ड शॉन वाकई अपने मैजिक टूल अवतार का इस्तेमाल करना चाहते थे तो वे एक सोल केज को इतना शक्तिशाली बना सकते थे कि वह एक विशालकाय ब्लड ट्री की आत्मा को अस्थायी रूप से फंसा सके। लेकिन साथ ही मैजिक टूल अवतार का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक था। अगर मैजिक टूल अवतार को नुकसान पहुंचा तो इससे ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की रैंकिंग में गिरावट आ सकती थी। अगर मैजिक टूल अवतार मर जाता तो इससे ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल एक साधारण वस्तु में बदल सकता था। इस समय लॉर्ड शॉन अपेक्षाकृत कमजोर थे। उनकी शक्ति उनके चरम पर होने वाली शक्ति का 1% भी नहीं थी, और उनका सामना लेवल 26 या 27 के विशालकाय ब्लड ट्री से होगा। इस स्थिति में लॉर्ड शॉन स्वाभाविक रूप से अपने मैजिक टूल अवतार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थे। आरव मेहरा स्वाभाविक रूप से यह जानते थे और इसलिए उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया देखने के बाद उन्हें यह समझाने की कोशिश नहीं की कि यह काम करेगा। उन्होंने केवल इतना कहा, फिर आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं, उम्मीद करते हुए कि स्वामी दास अनुबंध का प्रतिकूल प्रभाव आपको विरासत के स्तर पर नहीं गिराएगा। लानत है, लॉर्ड शॉन ने शाप दिया। विरासत मत कहो। लॉर्ड शॉन आध्यात्मिक जादू उपकरण होने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि आध्यात्मिक जादू उपकरण में एक जादुई उपकरण आत्मा होगी, लेकिन यह आध्यात्मिकता के सबसे बुनियादी स्तर पर ही होगी।
इसे जादुई उपकरण अवतार से तुलना करना बस स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा था। लॉर्ड शॉन के लिए आध्यात्मिक स्तर पर गिरना मरने जैसा होगा। भले ही वह बेहद भाग्यशाली हो और उसे एक बार फिर से एक सच्चे आत्मा जादुई उपकरण बनने की अनुमति देने वाली एक भाग्यशाली मुठभेड़ हो, तब पैदा हुआ जादुई उपकरण अवतार वर्तमान लॉर्ड शॉन नहीं होगा। लानत है, तुम जीत गए। शॉन ने आखिरकार शाप दिया और भूत भेड़िया अवतार प्रकट हुआ। एक गहरी दहाड़ की आवाज के बाद उस गहरे लाल रंग की मिट्टी पर एक पारदर्शी भूतिया भेड़िया दिखाई दिया, जिसकी आंखों की एक जोड़ी मन से चिलमिला रही थी और उसके पंजों की नोक पर अंतहीन शक्ति बह रही थी। एक पल के लिए उसके चारों ओर मन के उतार चढ़ाव के भीतर अजीब विकृतियां दिखाई दीं। यह एक सच्चे आत्मा जादू उपकरण अवतार की शक्ति थी। दुर्भाग्य से छवि बर्बाद हो गई क्योंकि लॉर्ड शॉन की आवाज बहुत ज्यादा कांप रही थी। मेहरा, क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, बकवास मत करो। ऐसा लग रहा था कि विशालकाय रक्त वृक्ष का आक्रमण और भी भयंकर होता जा रहा था और आरव मेहरा अपनी सांस लेने के लिए भी नहीं रुक पा रहा था, इसलिए वह उसे निश्चितता के बारे में कैसे आश्वस्त कर सकता था। जल्दी करो, आत्मा पिंजरे। लानत है, लॉर्ड शॉन ने शाप देते हुए अपने दांत पीस लिए। उसने अपने मन को बाहर निकालने का आग्रह किया और एक गहरी गर्जना गूंजी जब उसके नीचे गहरे लाल रंग की मिट्टी पर एक अजीब हेक्साग्राम तारा दिखाई दिया। बैंगनी प्रकाश हेक्साग्राम के शीर्ष पर फैला हुआ था। गहरे लाल रंग की मिट्टी में यह अतुलनीय रूप से चमकदार लग रहा था क्योंकि मन की एक आश्चर्यजनक मात्रा अभिसरित होने लगी थी। एक फ्लैश में प्रकाश का एक पिंजरा दिखाई दिया। यह आत्मा पिंजरा था। अचानक विशाल रक्त वृक्ष हिल गया। आत्मा पिंजरे में एक लाल रंग की छाया संघर्ष करती हुई देखी जा सकती थी। बिना किसी संदेह के वह विशाल रक्त वृक्ष की आत्मा थी। अरे जल्दी करो। जैसे ही सोल केज बना, लॉर्ड शॉन ने घबराकर दहाड़ लगाए। वह पहले से ही विशालकाय रक्त वृक्ष को पागलपन से संघर्ष करते हुए, जवाबी हमला करते हुए महसूस कर सकता था। यदि सोल केज टूट गया तो उसका एकमात्र भाग्य केवल आध्यात्मिक जादू का उपकरण बनकर रह जाना होगा। अब दोनों में से केवल एक ही बच सकता था। लॉर्ड शॉन ने पूरी ताकत से काम किया, सोल केज को इस तरह मजबूत किया जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर करता हो और उन्मत्त संघर्षरत विशालकाय रक्त वृक्ष की आत्मा को फंसाया। लेकिन वह निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ लॉर्ड शॉन की वर्तमान शक्ति के साथ सोल केज को 30 सेकंड तक ऊपर रख पाना एक चमत्कार होगा। आरव मेहरा को इस बारे में पता था, लेकिन यह उसका एकमात्र अवसर था। हालांकि सोल केज वास्तव में एक अलग दुनिया नहीं थी, लेकिन यह विशालकाय रक्त वृक्ष की आत्मा को सीमित कर सकती थी और जब आत्मा को कैद किया जाता था तो यह विशालकाय रक्त वृक्ष को दूसरी दुनिया में निर्वासित करने जैसा ही था। विशालकाय को अलग करने का यह एकमात्र अवसर था गहरे लाल रंग की मिट्टी से रक्त वृक्ष। अब उसे बस इतना करना था कि विशाल रक्त वृक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दे। जैसे ही सोल केज प्रकट हुआ, आरव मेहरा ने अपनी कास्टिंग क्षमता का भरपूर उपयोग किया। एक पल में कुल 10 मंत्र फायर किए, जिनमें से प्रत्येक में अत्यधिक शक्ति थी। लेकिन आरव मेहरा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि विशाल रक्त वृक्ष में पतन के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे और इसके विपरीत ये वास्तव में सोल केज में और भी अधिक भयंकर रूप से संघर्ष कर रहा था। पूरी ताकत से ये पहले से ही उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां आरव मेहरा केवल सभी रुकावटों को दूर कर सकता था। उसने सेज चैप्टर में मैना डाला और एक फ्रॉस्ट रिंग तुरंत फट गई। ये सेकंड टियर में सबसे शक्तिशाली नियंत्रण मंत्र था। अल्टीमेट स्पेल बनने के बाद इसका दुश्मनों पर आश्चर्यजनक प्रतिबंधात्मक प्रभाव पड़ा। केंद्र में आरव मेहरा के साथ एक नीला प्रभामंडल देखा जा सकता था। एक फ्लैश में ये फैल गया और कई 100 मीटर के भीतर सब कुछ कवर कर लिया। पूरा इलाका बर्फ की दुनिया में बदल गया। यहाँ तक कि बेतहाशा संघर्ष कर रहा विशालकाय रक्त वृक्ष भी बर्फ में फंस गया था और आगे बढ़ना असाधारण रूप से कठिन लग रहा था। स्वाभाविक रूप से वे तंबू जैसी शाखाएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। सैकड़ों शाखाएं एक पल में जम गईं, बर्फ की मूर्तियों में बदल गईं, जो आरव मेहरा पर अपना हमला जारी रखने में असमर्थ थीं। लेकिन उसी समय आरव मेहरा ने खुद को बचाने के लिए अपना आखिरी सहारा खो दिया। ये फ्रॉस्ट रिंग थी। आरव मेहरा ने मूल रूप से इसे बचाने की योजना बनाई थी ताकि अगर वह विशालकाय रक्त वृक्ष को हरा न सके तो इसे अपने पास रख सके। इसकी शक्ति से वह भागने के लिए खुद को समय दे सकता था। लेकिन आरव मेहरा ने अपनी फ्रॉस्ट रिंग का इस्तेमाल किया। अब जब वह खुद को इस कोने में मजबूर कर चुका था तो उसके पास जीतने के अलावा कोई चारा नहीं था। और यह सही समय था क्योंकि हमले का एकमात्र साधन शाखाएं जमी हुई थीं। आरव मेहरा का मन अधिकतम तक प्रज्वलित था। इस समय क्या बचाव, क्या नियंत्रण, क्या लचीलापन, इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। अभी ये नुकसान की प्रतियोगिता थी। वह या तो विशाल रक्त वृक्ष को नष्ट कर देगा या नष्ट हो जाएगा। जादुई सरनी उन्मत्त रूप से घूम रही थी क्योंकि आरव मेहरा के भीतर का मन टूटे हुए बांध से पानी की तरह बह रहा था और एक के बाद एक मंत्र उसके हाथों में प्रकाश के साथ खिल रहे थे। अनगिनत मंत्रों ने विशाल रक्त वृक्ष पर बमबारी करते हुए आकाश को भर दिया। आग, बर्फ, बिजली, एक बड़े दमघोंटू एलिमेंटल तूफान ने विशाल रक्त वृक्ष पर कहर बरपाया। मैं अपनी सीमा पर हूँ। लॉर्ड शॉन की आवाज नीचे से आई, लेकिन आरव मेहरा ने एक बहरा कान लगा लिया क्योंकि वह पूरी तरह से अपने मंत्रों को डालने में डूबा हुआ था। बाकी सब कुछ अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। आरव मेहरा के दिमाग में केवल एक ही विचार था, तेज तेज तेज।
सेकंड दर सेकंड बीतता गया और लगभग 20 सेकंड के बाद सोल केज की रोशनी मंद होती जा रही थी और ये देखा जा सकता था कि रक्त लाल छाया जल्द ही बाहर आ जाएगी। आरव मेहरा के पास केवल एक आखिरी मौका था। रात के आसमान में अंतिम अल्टीमेट स्पेल चमकने के साथ ही उनका मैना एक बार फिर सेज चैप्टर में बह गया। यह उनका आखिरी अल्टीमेट स्पेल था, फ्लेम स्टॉर्म। साथ ही ये सबसे शक्तिशाली था। जब मैना को संक्रमित किया गया तो जगमगाता हुआ शुद्ध सेज चैप्टर ऐसा लग रहा था मानो वह आग की लपटों में फट गया हो, जो आरव मेहरा के हाथों में बेतहाशा टिमटिमा रहा था। एक विस्फोट हुआ जब नौज्वलन ड्रैगन बहरे गर्जना के साथ सेज चैप्टर से बाहर निकले। यहाँ तक कि हवा भी जल रही थी क्योंकि वातावरण के भीतर मैना पूरी तरह से भड़क गया था। इस पल में प्रदर्शित शक्ति पहले से ही छठे टियर स्पेल के करीब पहुंच रही थी। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जब नौज्वलन ड्रैगन निर्दयता से विशालकाय रक्त वृक्ष पर टूट पड़े, जिससे आत्मा पिंजरे के भीतर की लाल छाया एक शोकपूर्ण चीख निकालती है। फिर रक्त वन में सन्नाटा छा गया। कई 100 मीटर ऊंचा विशालकाय रक्त वृक्ष एक दृश्य गति से सूख गया और सैकड़ों शाखाएं बेजान होकर नीचे लटक गईं, राख में बदलने से पहले। तने के सूखने के साथ ही पत्तियां पीली होकर गिर गईं। विशाल रक्त वृक्ष जो कभी पूरे रक्त वन पर हावी था, एक पल में सहस्राब्दियों पुराना हो गया, आरव मेहरा के सामने राख में बदल गया। ओह! आरव मेहरा ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे आसमान से नीचे मंडराया। राख के भीतर कीमती रक्त हृदय की तलाश करते हुए उसने चिंतित स्वर में लॉर्ड शॉन से पूछा, कैसे? तुम अभी भी जीवित हो? मैं तुमसे पहले नहीं मरूंगा। निराश भूत भेड़िया राख से बाहर निकला और गुस्से से शाप देते हुए अवशेषों को दूर फेंक दिया। ठीक है, सबसे खराब स्थिति में तुम एक आध्यात्मिक जादू का उपकरण बन जाओगे, आरव मेहरा ने जल्दी से रक्त हृदय को खोजने से पहले हंसते हुए कहा। रक्त हृदय मुट्ठी के आकार का एक शुद्ध माणिक जैसा लग रहा था। इसने रात के आसमान के नीचे चमकती लाल रोशनी छोड़ी। इसके अलावा यह अभी भी उसके हाथों में धड़क रहा था। आरव मेहरा प्रत्येक धड़कन के साथ जीवन शक्ति में उछाल महसूस कर सकता था। इस ब्लड हॉर्ट की तुलना में वे पिछले लाइफ क्रिस्टल वास्तव में बहुत हीन थे, एक पूरी तरह से अलग स्तर पर। यह कहा जा सकता है कि मरे हुए एल्डरट्रांस के सभी लाइफ क्रिस्टल में निहित जीवन ऊर्जा अभी भी ब्लड हॉर्ट की जीवन ऊर्जा की तुलना में नहीं हो सकती है। वास्तव में ये ब्लड हॉर्ट था, सभी मरे हुए एल्डरट्रांस के जीवन की उत्पत्ति। ब्लड हॉर्ट को खोने के बाद ब्लड फॉरेस्ट अपनी मृत्यु की ओर बढ़ गया। खरपतवार मुरझा गए, पत्तियां मुरझा गईं और एक के बाद एक मरे हुए एल्डरट्रांस अपने पूर्वजों की तरह हवा में बहते हुए राख में बदल गए। कुछ मिनटों के बाद घना और रसीला ब्लड फॉरेस्ट गायब हो गया और एक उजाड़ मैदान में बदल गया। अब 10,000 भूतों की नदी, अभी भी समय बचा होना चाहिए। आरव मेहरा ने जंगल की राख पर चलते हुए लापरवाही से ब्लड हॉर्ट को अपनी जेब में फेंक दिया जिसे उसने नष्ट कर दिया था। रक्तवन 10,000 भूतों की नदी से बहुत दूर नहीं था और आरव मेहरा को खड़ी चट्टान तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगे। चट्टान के ऊपर ठंडी हवाओं से भरा एक भयावह जंगल था और नीचे एक काली नदी बह रही थी। अनगिनत भूत नदी में डूबते हुए संघर्ष कर रहे थे। आरव मेहरा के कानों में शोकपूर्ण चीखें और रोती हुई चीखें गूंज रही थीं। दमघोंटू मृत्यु ऊर्जा के तहत आरव मेहरा की आंखों के सामने अनगिनत भ्रम दिखाई दिए। राजकुमार की कब्र में वह परीक्षण बस तुलना नहीं कर सकता था। आरव मेहरा की आत्मा रक्षा ने पहली बार अपना प्रभाव खो दिया। अपनी चरम आत्मा रक्षा के साथ वह अभी भी भूतों से अलग नहीं हो सका। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि 10,000 भूतों की नदी में वास्तव में उनकी संख्या बहुत अधिक थी, इस हद तक कि उन्हें बस गिना नहीं जा सकता था। एक या दो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक ही समय में कई हजार या यहाँ तक कि कई लाख भूतों के प्रकट होने के बावजूद आरव मेहरा जैसे महान जादूगर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक उच्च जादूगर भी इन भ्रमों का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा सच्चा रास्ता था जहाँ से वापसी नहीं होती। जब तक कोई आर्कमेज ना हो, वह 10,000 भूतों की इस नदी को पार नहीं कर सकता। लेकिन आरव मेहरा चट्टान पर खड़ा था और बिना किसी हिचकिचाहट के एक फ्लोट और एक वाटर वॉक का इस्तेमाल किया। एक बार जब वह ऐसा कर चुका तो आरव मेहरा सीधे डूबते हुए भूतों से भरी उस काली नदी की ओर नीचे कूद गया। आरव मेहरा अभी भी हवा में था जब भूत उस पर झपट पड़े। 10,000 भूतों की नदी का नाम इस तरह रखा गया था क्योंकि इसमें भूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो नोसेंट के किसी भी स्थान से कहीं ज्यादा थी। ये कहा जा सकता है कि बोन प्लेन के सभी भूत पहले से ही 10,000 भूतों की नदी में केंद्रित थे। ये देखा जा सकता था कि कैसे कई 100 भूत आरव मेहरा की ओर बढ़ रहे थे जबकि वह अभी भी नदी से कई 100 मीटर ऊपर था। भूत परंपरागत मरे हुए जीवन रूप थे, नकारात्मक भावनाओं और बिखरी हुई आत्माओं से बने राक्षस। उनके पास असली शरीर नहीं था, उनके पास भयानक शक्ति नहीं थी और उनके पास विचार भी नहीं थे। वे हमेशा के लिए एक ही क्षेत्र में बहते रहते थे, लगातार मौत और आक्रोश की आभा बिखेरते रहते थे। जब तक कि यह एक विशेष क्षेत्र न हो, भूतों के जमावड़े वाले स्थान निश्चित रूप से भयावह और मौत से भरे हो जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे फ्लेम टायरेंट का भूत शहर। भूतों की लड़ने की ताकत के बारे में बात करना वाकई बेकार था। ज्यादातर समय वे लेवल 5 के आसपास थे और इसके अलावा उनमें सोचने की क्षमता नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक ही लड़ाई की रणनीति थी, जो जंगली जानवरों की तरह अपने लक्ष्यों को चीरना था। लेकिन अब उनमें से कई 100 आरव मेहरा की ओर झपट रहे थे।
ये निश्चित रूप से एक ऐसी मात्रा थी जो 5वीं रैंक के महान जादूगर को परेशान करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि आरव मेहरा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपनी मैजिक एरे को उकसाया और इन भूतों की आभा का विश्लेषण करते हुए चौंकाने वाली गति से गणना कर रहे थे। आरव मेहरा स्पिरिट डिफेंस का बिल्कुल नया संस्करण चाहते थे। 10,000 भूतों की नदी में वास्तव में बहुत सारे भूत थे, इस हद तक कि उनका स्पिरिट डिफेंस उन्हें संभाल नहीं पाया, जिससे इन सैकड़ों ने उन्हें भ्रम का अनुभव कराया। क्या वह पागल नहीं हो जाएगा जब कई हजार उस पर हमला करेंगे? आरव मेहरा के लिए एक संतोषजनक स्पिरिट डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण था। जहां तक उन सैकड़ों भूतों की बात है, आरव मेहरा के करीब पहुंचने से पहले उन्होंने मरे हुए शिकारी का दबाव महसूस किया। ये वह दबाव था जो जनता को तब महसूस होता जब कोई शासक उन्हें देखता। भले ही वे नकारात्मक भावनाओं और आत्माओं के टुकड़ों से बने हों, लेकिन उन्हें उस दबाव का सहज भय था। हालांकि वे भूत अपने भीतर गहरे डर को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे उन कंकाल योद्धाओं की तरह नहीं थे जो हार के बाद भाग जाते। उन्होंने उस पर हमला करना बंद कर दिया, लेकिन वे भागे भी नहीं। वे आरव मेहरा से केवल एक निश्चित दूरी पर रहे, उसके पीछे पीछे भयावह पिल्लों की तरह चलते रहे। जब वह 10,000 भूतों की नदी पर पहुंचा तो उसकी जादुई सरनी ने जटिल गणनाएं पूरी कर दीं। एक बिल्कुल नई आत्मा रक्षा ने आखिरकार आरव मेहरा को ढंक लिया। आरव मेहरा को अचानक लगा कि उसके आसपास का माहौल शांत हो गया है और उसके आसपास कोई अजीबोगरीब भ्रम नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से 10,000 भूतों की नदी जैसी जगह में भूतों के उत्पीड़न से पूरी तरह बचना असंभव होगा। जादुई सरणियों द्वारा स्पिरिट डिफेंस को मजबूत किए जाने के बाद भी ये केवल अधिकांश भ्रमों को रोक सकता था। बाकी के लिए वह केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति पर भरोसा कर सकता था। आरव मेहरा के पैर पहले से ही पानी की सतह तक पहुंच चुके थे। फोर्थ स्पेल वाटर वॉक के सहारे पानी बिल्कुल ठोस जमीन जैसा लग रहा था। आरव मेहरा की वर्तमान स्थिति से वह नदी में डूबते हुए अनगिनत भूतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके कानों में विलापपूर्ण चीखें और रोना गूंजता रहा, भयावह और अजीब लग रहा था, जिससे उसका दिल दहल गया। अंतहीन मात्रा में भूत क्षितिज को ढंक रहे थे। हालांकि 10,000 भूतों की नदी लगभग 3 किलोमीटर तक बहती थी, लेकिन वहां इकट्ठा हुए भूतों की संख्या कई मिलियन थी। ये भी इसी कारण से था कि भले ही आइवरी टॉवर कई सहस्राब्दियों बाद बोन प्लेन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन जो सदस्य अभी तक आर्कमेज क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें इस नदी के पास जाने की अनुमति नहीं थी। ये वास्तव में एक निषिद्ध क्षेत्र था। आर्कमेज के बराबर के व्यक्ति के अलावा केवल आरव मेहरा जैसा असामान्य अस्तित्व ही इस स्थान में प्रवेश कर सकता था, और मुख्य कारण कि वह इतनी जल्दी यहाँ पहुंच सका वह था मरे हुए शिकारी की क्षमता। महान जादूगरों के लिए और यहाँ तक कि उच्च जादूगरों के लिए भी कई 100,000 भूतों का हमला अपरिहार्य था। भले ही वे स्तर 5 के आसपास हों, भले ही वे जंगली जानवरों की तरह लड़े हों, एक बार जब पैमाना सैकड़ों हजारों तक पहुंच जाता है तो वे कमजोर बिंदु अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन आरव मेहरा के लिए अपनी मरे हुए शिकारी की क्षमता के साथ भूतों का वही अर्थ नहीं था। जब तक वह भ्रम और मतिभ्रम से निपटने में सक्षम था, 10,000 भूतों की नदी उसके लिए सीधे मौत की किताब तक ले जाने वाला शॉर्टकट होगा। आरव मेहरा नदी के किनारे किनारे उफनती लहरों पर चढ़ गया, जबकि अनगिनत भूत उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर भी किसी भी भूत ने उसके चारों ओर 10 मीटर के शून्य को पार करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल चीखे, रोए और अपनी पूरी ताकत से विलाप किया। लेकिन अंत में वे आरव मेहरा को 10,000 भूतों की नदी के पार जाने से नहीं रोक पाए। वह जल्द ही 3 किलोमीटर लंबी नदी के आधे हिस्से को पार कर गया। इस दौरान कोई भी भूत उसके करीब नहीं आ पाया। मौत की किताब के करीब आते ही आरव मेहरा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने एक हाथ में अपने आध्यात्मिक जादू के डंडे को कसकर पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से अपनी जेब में रखे रक्त हृदय को कस रहा था। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही मौका है। तेज लहरों के नीचे एक पल में कई 100 मीटर पार हो गए। अपनी स्थिति से वह पहले से ही नदी के अंत में खड़ी एक विशाल आकृति को देख सकता था। वह भूत राजा था। यह नदी के भीतर अनगिनत भूतों का शासक था और इसकी ताकत उस विशाल रक्त वृक्ष से कहीं ज्यादा थी जिससे उसने पहले लड़ाई की थी। ये लेवल 30 तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। पूरे बोन प्लेन में इस भूत राजा से ज्यादा शक्तिशाली एकमात्र अस्तित्व बोन पीक पर सो रहा बोन ड्रैगन था। उस सोए हुए बोन ड्रैगन के अलावा भूत राजा को रोकने वाली एकमात्र चीज आरव मेहरा के हाथों में मौजूद ब्लड हॉर्ट थी। समय आ गया है। आरव मेहरा की पकड़ ब्लड हॉर्ट पर मजबूत हो गई। एक अवसर जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला करेगा। 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आरव मेहरा जो धीरे धीरे उफनती लहरों पर चल रहा था, उसकी हथेलियों पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। आरव मेहरा पहले से ही भूत राजा का भयावह चेहरा देख सकता था। खिड़की के आकार की 2 आंखें उसे घूर रही थीं। उस खूनी जबड़े में नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। मैं तुम्हें मुझे काटने की चुनौती देता हूं। आरव मेहरा के आध्यात्मिक जादू के डंडे में तैयार किया गया एलिमेंटल अवतार जारी किया गया और वह तुरंत पानी की एक बहती धारा में बदल गया। अपने जल एलिमेंटल अवतार अवस्था में आरव मेहरा ने नदी की लहरों का उपयोग भूत राजा के खुले मुंह की ओर एक तीखे तीर में बदलने के लिए किया। जैसे ही वह अंदर गया, आरव मेहरा ने रक्त हृदय में मैना डाला और एक तैयार कीमिया सरनी की मदद से भारी मात्रा में जीवन ऊर्जा बाहर निकल गई।
वह पूरे रक्त वन की जीवन ऊर्जा थी। भले ही भूत राजा पहले से ही स्तर 30 के करीब एक भयावह अस्तित्व था, लेकिन वह ऐसी शक्तिशाली जीवन ऊर्जा के हमले के तहत केवल खून जमा देने वाली चीख ही निकाल सकता था। जीवन ऊर्जा शक्ति का एक स्रोत थी जिसे सभी जानवर और पौधे चाहते थे, लेकिन भूत राजा के लिए यह अंदर से उसे छेदने वाले एक भयंकर जहर की तरह था। ये सही है, अंदर से चुभने वाला। जीवन ऊर्जा से भरा रक्त हृदय लगभग तुरंत भूत राजा की छाती में घुस गया और आरव मेहरा, जो अभी अभी इसके द्वारा निगला गया था, ने इस घाव का उपयोग बाहर निकलने के लिए किया। उसके पीछे एक क्रोधित दहाड़ गूंजी, लेकिन आरव मेहरा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे 10,000 भूतों की नदी के अंत में छलांग लगा दी। यह एक अथाह चट्टान थी। 10,000 भूतों की नदी इस चट्टान से नीचे बह रही थी और धुंधले पानी के बीच अनगिनत भूत चीख रहे थे। इन भूतों से घिरे होने के बावजूद उसने लावा डोमिनेटर में मैना डाली और ज्वलंत पंखों की जोड़ी फिर से फैल गई, जो भयंकर रूप से फड़फड़ाते हुए उसे उस स्थान की ओर ले गए जिसे उसने नोटों से याद किया था। भूत राजा की दहाड़ अधिक से अधिक दूर तक सुनाई दी और उसकी आंखों के सामने के भ्रम धीरे धीरे फीके पड़ गए। जैसे ही वह उड़ गया, आरव मेहरा को अंततः यकीन हो गया कि वह 10,000 भूतों की नदी की सीमा से बाहर निकल गया है। आरव मेहरा के जमीन पर उतरने के बाद उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। उसके आसपास हड्डियां भरी हुई थीं। कई 100 मीटर आगे एक आलीशान महल था। हालांकि वह महल ईंटों से नहीं बल्कि भयानक और भयावह हड्डियों से बनाया गया था। वह आरव मेहरा की मंजिल थी, बोन पीक। बोन प्लेन का शिखर, वह स्थान जहां मौत की किताब रहती थी और वह स्थान जहां बोन ड्रैगन सो रहा था। कई सहस्राब्दियों बाद आइवरी टॉवर के 3 युवा जादूगर एक घिसे पिटे जादुई युद्धपोत को चलाएंगे और तोप की पहली बौछार ठीक इसी बोन पीक पर गिरी जिससे सो रहे बोन ड्रैगन की जान चली गई। दुर्भाग्य से आरव मेहरा के पास अभी कोई जादुई युद्धपोत नहीं था, इसलिए आरव मेहरा के पास सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह बहुत धीरे धीरे बोन पीक की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कम से कम वह रक्त वन को समाप्त करके और 10,000 भूतों की नदी के माध्यम से अपना रास्ता बनाकर अंततः अस्थि शिखर के सामने खड़े होने से पहले एक शॉर्टकट से गुजर गया था। बोन ड्रैगन की मांद ऐसी जगह थी जहां आम मरे हुए जीव जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बोन नाइट्स के कुछ समूहों से बचने के बाद वह आसानी से बोन पीक में प्रवेश कर गया। फिर आरव मेहरा ने खुद पर हेस्ट का इस्तेमाल किया। आरव मेहरा को पता था कि बोन ड्रैगन सो रहा था, इसलिए उसे सावधान रहना था। बोन ड्रैगन के जागने के बाद बुक ऑफ डेथ को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। मैजिक एरे में घुलने के बाद इस हेस्ट मंत्र ने आरव मेहरा की गति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। वह 10 मिनट से भी कम समय में पूरे बोन पीक को पार करने में कामयाब रहा और हड्डियों से बने एक विशाल हॉल के बीच में खड़ा हो गया। ये हॉल कुछ 100 मीटर चौड़ा था, जो विशाल और ठंडा लग रहा था। चमकदार रोशनी के साथ टिमटिमाते हुए एक हेक्साग्राम स्टार सरणी के अलावा जमीन के ऊपर केवल एक काली किताब मंडरा रही थी। आरव मेहरा को पता था कि यह बुक ऑफ डेथ थी। मौत की किताब वहां थी। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा सिर्फ चलकर और हाथ बढ़ाकर इस असाधारण जादुई उपकरण को ले सकता है। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सभी सामान्य जीवों से बढ़कर थी। अगर आरव मेहरा इसकी शक्ति का सिर्फ 1% भी नियंत्रित कर लेता तो वह सभी उच्च जादूगरों को पीछे छोड़कर एक महापुरुष से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होता। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक ऐसी शक्ति थी जो आरव मेहरा को एक ही कदम में शिखर तक पहुंचा सकती थी। इस युग में एक असाधारण जादुई उपकरण होना ब्लैक टॉवर जैसी ताकत के खिलाफ खड़े होने की शक्ति के बराबर था। आरव मेहरा ने आधे साल में 4 बार बोन प्लेन में प्रवेश किया था और इस बुक ऑफ डेथ तक पहुंचने से पहले उसने लगातार खतरों का सामना किया। लेकिन अब जब आरव मेहरा अपने लक्ष्य के सामने खड़ा था तो उसकी आंखों में खुशी का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। वे इसके बजाय सतर्कता से भरे हुए थे, क्योंकि उसे पहले से ही लग रहा था कि उसके हॉल में मान का उतार चढ़ाव बहुत अजीब था। मौत की रहस्यमयी किताब भयावह अस्थि हॉल में अजीब हेक्साग्राम तारा संरचना के भीतर दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ मान का उतार चढ़ाव असामान्य रूप से भयंकर लग रहा था, जैसे कि वे प्रज्वलित हो रहे हों। इसके अलावा इसमें सल्फर की घनी गंध थी और वहां खड़े होने से ही उसे सीने में दर्द के साथ साथ चक्कर आने लगा। क्या यह एक भ्रम है? उस संभावना के बारे में सोचते हुए आरव मेहरा ने अवचेतन रूप से स्पिरिट डिफेंस का जाप किया। अजीब, लेकिन जादू के जाप के बाद हॉल में कुछ भी नहीं बदला, जिससे उसके चेहरे पर संदेह दिखाई देने लगा। आखिरकार इस युग में आने के बाद आरव मेहरा को कई बार भ्रम का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि डेथ गार्डन के भ्रम के बारे में कहा जा सकता है कि उसने पहले ही कानूनों के भयावह अस्तित्व को छू लिया था। स्पिरिट डिफेंस का जाप करने के बाद आरव मेहरा ने कुछ सुराग ढूंढे, लेकिन जादू पूरी तरह से अप्रभावी था। क्या ये वास्तव में भ्रम नहीं है? लेकिन बहता हुआ मन झूठ नहीं बोल सकता। जादूगर के लिए मन के प्रवाह की उनकी समझ उनकी आंखों से कहीं ज्यादा विश्वसनीय थी। उनकी आंखें जो देख सकती थीं, वह जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन मन को देखकर सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। अपनी हिचकिचाहट के कारण आरव मेहरा ने अभी भी हॉल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने धैर्यपूर्वक अपने मैजिक एरे को जगाया ताकि हॉल के मन के प्रवाह का गहन विश्लेषण किया जा सके। इस समय आरव मेहरा केवल इस बात के लिए आभारी हो सकते थे कि उन्होंने अपने मैजिक कंडक्टिंग रून का निर्माण करते समय सबसे ज्यादा परेशानी वाली मैजिक एरे को चुना। सच है, मैजिक एरे बनाने की कठिनाई कुछ हद तक ज्यादा थी।
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आरव मेहरा ने एक और अधिक विशिष्ट मैजिक कंडक्टिंग रून का चयन किया होता, जैसे कि एक्सट्रीम फोर्ज जो मंत्रों की शक्ति को मजबूत करता है, टाइम हैंड जो कास्टिंग गति में सुधार करता है, या एंडलेस स्प्रिंग जो प्रचुर मात्रा में मैना प्रदान करता है, तो वह पहले ही 9वीं रैंक पर पहुंच गया होता। इसके अलावा मैजिक कंडक्टिंग रून की शक्ति जरूरी नहीं कि मैजिक एरे से बहुत कम हो। मैजिक एरे के लिए खुद आरव मेहरा ने राजकुमार की कब्र में पुनर्जन्म की आंखें पाईं और 1 महीने में 1 लाख से अधिक रून जमा किए। उसके बाद भी वह केवल 5वीं रैंक का महान जादूगर बन पाया। इससे ये देखा जा सकता है कि मैजिक एरे को बनाने में कितनी परेशानी हुई। लेकिन इतनी परेशानी वाली मैजिक एरे बनाना सिर्फ शक्ति के लिए नहीं था। मैजिक एरे की भयावह कंप्यूटेशनल क्षमता ही वह थी जिसकी आरव मेहरा को वास्तव में जरूरत थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी आरव मेहरा को हॉल के भीतर से कुछ मैना इकट्ठा करने की जरूरत थी और उसके मैजिक एरे ने सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से इसका विश्लेषण किया। एक लंबे मिनट के बाद आरव मेहरा धीरे से खड़ा हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो आरव मेहरा की निगाहों में पहले जैसा संदेह नहीं था। पता चला कि यह एक स्थानिक ओवले है। हालांकि आरव मेहरा अभी भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन अपने मैजिक एरे के विश्लेषण के बाद हॉल के भीतर बह रहा मैना उसके दिमाग में पहले से ही चित्रित था और मैना के उस प्रवाह के माध्यम से आरव मेहरा हॉल के रहस्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। वास्तव में वह बिना किसी अवरोध वाला हॉल वास्तव में एक दूसरे पर ओवले किए गए 2 स्थान थे। सौभाग्य से आरव मेहरा सतर्क था। अगर वह अति उत्साही होता तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। आरव मेहरा ओवले किए गए स्थान के भीतर एक भी गलत कदम नहीं उठा सकता था। अगर वह ऐसा करता तो वह दूसरे स्थान पर गिर जाता और गंधक की मोटी गंध से वह स्थान संभवतः दानव विमान था। वहां उसका इंतजार दानव, महान दानव या यहां तक कि दानव अधिपति भी कर सकते थे। दोनों जगहों के बीच की दरारों में चलना भी अच्छा विचार नहीं था। ऐसा करने से अनगिनत टुकड़ों में कट जाना पड़ता। दूसरे शब्दों में, भले ही हॉल खाली लग रहा था, लेकिन ये कहा जा सकता था कि आरव मेहरा के पास चलने के लिए बहुत जगह नहीं थी और ये जगहें ऐसी नहीं थी जहां से वह आसानी से गुजर सकता था। दोनों जगहों के बीच की सीमा पहले से ही बेहद कमजोर हो गई थी और यह कहा जा सकता था कि अगर आरव मेहरा किसी आर्कमेज पावरहाउस से पूछे तो ही वह मैजिक बर्स्ट के जरिए यहाँ प्लेनर पाथ खोल पाएगा। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा ऐसा नहीं करेगा, कम से कम अभी तो नहीं। आरव मेहरा को सिर में दर्द होने लगा। उसके पास प्लेनर पाथ खोलने के बारे में सोचने का समय कैसे हो सकता था। अगर वह कर सकता तो आरव मेहरा दोनों जगहों को अलग कर देता। इस तरह उसे अनगिनत राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं केवल यही कर सकता हूँ। आरव मेहरा ने आध्यात्मिक जादू की छड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए गहरी सांस ली। फिर उसने हॉल में कदम रखा। जादुई सरणी जागृत हो गई। आरव मेहरा के दिमाग में मन का प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और पूरा हॉल एक अलग दुनिया में बदल गया। यह एक अमूर्त दुनिया थी और उस दुनिया में कोई हेक्साग्राम स्टार सरणी नहीं थी, न ही कोई काली किताब थी। केवल मन का प्रवाह था, साथ ही साथ ओवरलैपिंग स्पेस भी थे। हॉल के प्रवेश द्वार से केंद्र तक कुल 20 मीटर से अधिक की दूरी थी, लेकिन आरव मेहरा जानता था कि ये दर्जनों मीटर 10,000 भूतों की नदी के कुछ किलोमीटर से अधिक परेशानी वाले थे। निश्चित रूप से जैसे ही उसने हॉल में पैर रखा, हेक्साग्राम स्टार सरणी प्रकाश की एक गहरी किरण के साथ चमक उठी और फिर सल्फर की एक मोटी गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। आरव मेहरा ने अपने पीछे से केवल एक चीख सुनी। उसके चारों ओर का तापमान अचानक बढ़ गया। उसने पलटकर देखा कि 3 फायरबॉल उसकी ओर उड़ रहे हैं। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, एक आइस फायर शील्ड जारी की। 2 लाल और नीली रोशनी उसके चारों ओर तेजी से घूमी क्योंकि 3 फायरबॉल उन पर फट गए और उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। आरव मेहरा ने देखा कि आग की लपटों के बीच किसने उस पर हमला किया था। 3 छोटे और भयावह राक्षस। उनकी त्वचा झुलसी हुई लग रही थी और ज्वाला जैसी जादुई पैटर्न से ढकी हुई थी और प्रत्येक के माथे से घुमावदार सींगों की एक जोड़ी निकल रही थी। आरव मेहरा को पता था कि वे एशिम्स थे, लावा से पैदा हुई अग्नि आत्माएं। उनके पास स्वाभाविक रूप से आग की लपटों को नियंत्रित करने की शक्ति थी और हालांकि उनकी शक्ति का स्तर जादूगरों के बराबर था, वे आमतौर पर कई 100 से लेकर हजारों के समूहों में चलते थे। एक वास्तविक लड़ाई में कई शक्तिशाली राक्षस भी पीछे हट जाते थे। सौभाग्य से उनमें से केवल 3 ही यहाँ दिखाई दिए। आरव मेहरा ने उन पर आध्यात्मिक जादू का स्टाफ तान दिया और एक फ्रॉस्ट रिंग डाली, जिससे 3 एशिम्स बिखरती बर्फ के नीचे एक पल में जम गए। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और एशिम्स को टुकड़ों में तोड़ने के लिए 3 टॉर्नेडो विप डाले। कष्टप्रद 3 एशिम्स से निपटने के बाद भी आरव मेहरा की अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। दोनों स्थान पहले से ही ओवरलैप हो रहे थे और दोनों के बीच की सीमाएं पहले से ही बेहद कमजोर हो गई थीं। यह आमतौर पर ठीक होता, लेकिन हॉल में कदम रखने से कुछ दानव बोन प्लेन की ओर आकर्षित हो जाते। इसका मतलब यह भी था कि उसे हर कदम पर एक लड़ाई का अनुभव होगा। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि ये एशिम्स बहुत शक्तिशाली नहीं थे। आखिरकार दोनों स्थान पूरी तरह से ओवरलैप नहीं थे। क्षेत्र में जो शक्ति हो सकती थी वह बहुत सीमित थी। अगर कोई बहुत शक्तिशाली दानव बोन प्लेन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे तुरंत दोनों प्लेन से एक साथ अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये पहले से ही काफी परेशानी भरा था।
हॉल के प्रवेश द्वार और बुक ऑफ डेथ के बीच की दूरी के साथ उसे बुक तक पहुंचने से पहले 20 से अधिक लड़ाइयां लड़नी होंगी। इसके अलावा उसे ये भी ध्यान रखना था कि उसे इन लड़ाइयों के दौरान कभी भी बहुत शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंत्र जितना शक्तिशाली होता है उतनी ही आसानी से वह स्थिर स्थान को नष्ट कर देता है। अगर वह सावधान नहीं रहा और गलती से किसी तरह का प्लेनर पाथ बना लिया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। 3 एशिम्स को तितर-बितर करने के बाद आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर बुक ऑफ डेथ की ओर कदम बढ़ाया। अपने पहले अनुभव के बाद आरव मेहरा पहले से ही सतर्क था। निश्चित रूप से जैसे ही उसने फिर से कदम रखा, आरव मेहरा ने महसूस किया कि उसके आसपास के वातावरण में मन का प्रवाह अजीब हो गया है। रिक्त स्थानों के बीच की सीमा अस्पष्ट हो गई और दानव विमान से एक गंधक जैसी गंध आई जिसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। इस बार 10 मीटर लंबा शून्य वॉकर दिखाई दिया। हॉल में एक अजीब सी विकृति दिखाई दी क्योंकि उसके पीछे 1 दर्जन एशिम्स दिखाई दिए। एबिसल फायर से सल्फर की गंध उसके नथुने तक फैल गई। लानत है, आरव मेहरा ने तुरंत शाप दिया। शून्य वॉकर काफी परेशान करने वाला था क्योंकि इसमें लेवल 30 के जादुई जानवर के बराबर शक्ति थी और इसमें मैना को निगलने की क्षमता भी थी। यहाँ तक कि एक उच्च जादूगर भी परेशान हो सकता था और यहाँ तक कि उसके पीछे 1 दर्जन एशिम्स भी थे, एक आगे और 1 दर्जन पीछे, और यह उनकी ताकत का योग लेने जितना आसान नहीं था। दुर्भाग्य से आरव मेहरा के पास चुनने की सुविधा नहीं थी। शून्य वॉकर की गहरी दहाड़ के साथ एशिम्स ने अपने ज्वलंत पंजे उठाए और एक के बाद एक फायरबॉल आरव मेहरा की ओर भारी रूप से उड़े। उसने तुरंत अपनी आइस फायर शील्ड को जगाया, दर्जनों फायरबॉल का प्रतिरोध किया और साथ ही वॉर्ड वॉकर के हमले को भी रोका। वॉर्ड वॉकर की शक्ति अत्याचारी थी, लेकिन एक जादूगर के लिए इसके बारे में सबसे परेशानी वाली बात वास्तव में इसकी मन भक्षण करने की क्षमता थी। वॉर्ड वॉकर को अक्सर उस घृणित क्षमता के कारण मैज किलर कहा जाता था। यहाँ तक कि उच्च जादूगरों और आर्कमैज के लिए भी अगर उनका मन खा लिया जाता है तो उनके लिए एकमात्र भाग्य जो इंतजार कर रहा था वह था कुचलकर मर जाना। आरव मेहरा ने स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आइस फायर शील्ड द्वारा फायरबॉल की पहली वॉली का प्रतिरोध करने के बाद आरव मेहरा ने पलटवार नहीं किया और इसके बजाय लावा डोमिनेटर को सक्रिय कर दिया। लेकिन इस बार फ्लेम विंग्स का उपयोग करने के बजाय उन्होंने इसकी पूर्ण रक्षा लावा शेल्टर को सक्रिय कर दिया। लावा शेल्टर के फैलने पर केवल एक ज्वाला दिखाई दे रही थी और आरव मेहरा पर हमला करने वाला शून्य वॉकर अचानक उससे टकरा गया। जब लेवल 30 का राक्षस लावा शेल्टर से टकराया तो पूरा हॉल हिल गया। ऐसी भयावह शक्ति, आरव मेहरा डर के मारे कांपने लगा। सौभाग्य से लावा डोमिनेटर उसके हाथों में था, वरना वह उस प्रहार को सहन नहीं कर पाता। आखिरकार वह 2 विमानों के बीच में था, इसलिए उसने तीसरे और चौथे टियर मंत्रों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसने यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की कि वह केवल आइस फायर शील्ड, फ्लेम बैरियर, आइस आर्मर और ऐसे अन्य मंत्रों पर भरोसा करके शून्य वॉकर को रोक पाएगा। सख्ती से कहें तो लावा शेल्टर की रक्षात्मक क्षमता 5वें टियर स्पेल के बराबर थी, लेकिन चूंकि मैना को मैजिक टूल द्वारा प्रोसेस किया जा रहा था इसलिए इसे रिलीज किए जाने से पहले ही यह बन चुका था और इस प्रकार यह इतना स्थिर था कि इसका स्थानिक सीमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लावा शेल्टर के रिलीज होने के बाद बाकी की लड़ाई बहुत कम जटिल हो गई। आरव मेहरा इसके संरक्षण के पीछे खड़े थे और वॉर्ड वॉकर पर कई दर्जन लोटियस स्पेल डाले, इतने सारे कि वे बारिश की तरह गिरे। अंत में उस प्रसिद्ध जादूगर हत्यारे को आरव मेहरा के विंड ब्लेड्स ने टुकड़ों में काट दिया। वॉर्ड वॉकर से निपटने के बाद दर्जन भर एशिम्स उतने परेशान करने वाले नहीं थे। आरव मेहरा ने फ्रॉस्ट रिंग और टॉर्नेडो विप का उपयोग करते हुए उसी रणनीति का पालन किया और दर्जन भर एशिम्स टुकड़ों में बिखर गए। लेकिन आरव मेहरा के लिए यह अभी भी केवल शुरुआत थी। ये छोटी दूरी इसकी उपस्थिति से कहीं अधिक निराशाजनक लग रही थी। आरव मेहरा को हर कदम के बाद लड़ाई में मजबूर होना पड़ा और दुश्मन सभी रसातल से आए छोटे दानव थे। एशिम्स, वॉर्ड वॉकर, हेलहाउंड, हॉर्न डेमन्स और अन्य थे। ये कहा जा सकता है कि आरव मेहरा का इस हॉल से गुजरना एक छोटे दानव विश्वकोश को पढ़ने जैसा था जिसकी सामग्री जीवंत हो गई थी। इसके अलावा मात्रा बढ़ती रही, साथ ही उनकी ताकत भी बढ़ती रही। आखिरी लड़ाई के दौरान आरव मेहरा ने एक सच्चे नाम वाले महान दानव को भी सचेत किया। सौभाग्य से उस महान दानव की शक्ति बहुत अधिक थी और इसलिए वह अपने मुख्य शरीर के साथ नहीं आ पाया था, इसलिए उसने केवल एक पंजा भेजा। लेकिन सिर्फ वह एक पंजा ही आरव मेहरा को पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। ये लड़ाई बस दयनीय थी। कम से कम 1 घंटे के बाद आरव मेहरा ने आखिरकार उस पंजे को दानव विमान में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही पंजा गायब हुआ, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी। कीड़ा, तुमने भगवान मोलुओ को घायल करने की हिम्मत की। एक दिन भगवान मोलुओ तुम्हारी दुनिया में उतरेंगे और तुम्हें बर्फ और ठंड से अनंत पीड़ा देंगे। मोलुओ। जब उसने ये नाम सुना तो आरव मेहरा सचमुच डर गया। किंवदंतियों में फ्रॉस्ट लॉर्ड थून की सेवा 6 महान राक्षसों द्वारा की जाती थी, जिनमें से एक मोलुओ था। मोलुओ वास्तव में बहुत चिंतित नहीं था। हालांकि एक बड़ा दानव शक्तिशाली था। आरव मेहरा का मानना था कि एक बार जब वह उच्च जादूगर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह एक के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होगा। लेकिन फ्रॉस्ट लॉर्ड थुन, वह एक भयावह अस्तित्व था जो डेसोलेट लॉर्ड जेलेक्स के समान ही था।
उच्च जादूगर बनने की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह आर्कमेज बन जाए, फ्रॉस्ट लॉर्ड के सामने वह चींटी से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। अरे, मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ कि वह व्यक्ति मेरा पड़ोसी हो। आरव मेहरा ने खुद को कोसा, इससे पहले कि उसकी नज़र बुक ऑफ डेथ पर पड़ी। बुक ऑफ डेथ आखिरकार उसके सामने थी और बस हाथ बढ़ाकर वह अपने हाथों में एक असाधारण जादुई उपकरण पा सकता था। आरव मेहरा ने कांपते हुए दाहिना हाथ आगे बढ़ाने से पहले एक गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही आरव मेहरा की उंगलियां बुक ऑफ डेथ को छूती हैं, उसके ऊपर एक गगनभेदी दहाड़ गूंजती है। भाड़ में गया, बोन ड्रैगन। आरव मेहरा चौंक कर बाहर कूद पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि आरव मेहरा कोई योजना बना पाते, उनकी उंगलियों पर रखी किताब चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गई। आरव मेहरा के चारों ओर का स्थान मुड़ गया और भयावह हॉल, अजीब हेक्साग्राम स्टार सरनी और रहस्यमय पुस्तक सभी गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे आरव मेहरा एक काले बंजर भूमि में गिर गया हो। चारों ओर ध्यान से देखने के बाद उसे लगा कि यह उस काले बंजर भूमि जैसा लग रहा था जिसमें बोन डेविल सो रहा था। रुको, ये गलत है, आरव मेहरा ने कहा। उस काले बंजर भूमि में ऐसी भयावह मृत्यु ऊर्जा नहीं थी। काले बंजर भूमि में सो रहे बोन डेविल का तो जिक्र ही नहीं, शिखर पर सो रहे बोन ड्रैगन में भी ऐसी भयावह मृत्यु ऊर्जा नहीं थी। यहाँ आने पर आरव मेहरा का पहला विचार ये था कि वह एक डेथ गार्डन में प्रवेश कर गया है। मृत्यु ऊर्जा बहुत भयावह थी और उसमें कुछ हद तक कानून के संकेत दिखाई दे रहे थे। मानव, तुमने सच में खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया। जब आरव मेहरा उलझन में था तो एक काली आकृति काली बंजर भूमि के दूसरे छोर से आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह आकृति एक कदम में ही पूरी काली बंजर भूमि को पार कर सकती है, और जैसे ही आवाज गूंजी, वह आकृति पहले से ही आरव मेहरा के सामने खड़ी थी। इतनी तुच्छ शक्ति, फिर भी मेरा स्वामी बनने का व्यर्थ प्रयास। तुम हो? आरव मेहरा पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। तुम मौत की किताब हो? नहीं नहीं, काली आकृति ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे को ढंके हुए लबादे की वजह से उसके हाव भाव को समझना बहुत मुश्किल था। तुम मुझे केन कह सकते हो। जहां तक मौत की किताब की बात है, अगर तुम्हें सच में मेरा स्वामी बनने का मौका मिले तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मौत की किताब नहीं हूं। तुम्हारा क्या मतलब है, सिर्फ मौत की किताब नहीं? मानव, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीज का तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है कि अपनी दयनीय शक्ति से तुम मेरे स्वामी बन पाओगे? काले सिलहूट की हंसी के साथ एक मजाकिया लहजा छिपा हुआ था जब उसने आगे कहा, लेकिन तुम 1000 साल बाद मेरे संपर्क में आने वाले पहले इंसान हो। मुझे तुम्हें एक उचित मौका देना होगा। उचित मौका? आरव मेहरा ने अपनी सांस रोक ली। हालांकि उसने दूसरे पक्ष की ताकत के स्तर की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन एक कदम में प्लेन को पार करने की क्षमता आर्कमेज में निहित थी। इसके अलावा यह एक शीर्ष आर्कमेज की शक्ति की तरह होगा। ऐसा अस्तित्व एक निष्पक्ष लड़ाई की पेशकश करता है। यह एक हाथी की तरह था जो चींटी को हाथापाई के लिए आमंत्रित करता है और कहता है, डरो मत, मैं केवल एक हाथ का उपयोग करूंगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हारी सेवा करने के बारे में सोचूंगा। क्या होगा अगर मैं हार गया? अगर तुम हार गए? काली छाया सीधी खड़ी हो गई। अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए इस मौत के बंजर इलाके में फंसे रहोगे। ये सुनने के बाद आकृति ने आरव मेहरा के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे एलिमेंटल अवतार का जादू किया। अपने पीछे आग की लपटों के साथ आरव मेहरा पर हमला किया। अरे, ये धोखा है, आरव मेहरा ने तुरंत शाप दिया। निष्पक्ष लड़ाई के बारे में यह क्या था? एलिमेंटल अवतार एक तीसरी श्रेणी का मंत्र था। भले ही उसके पास अब 5 मैजिक एरे हों, फिर भी उसे अपना जादू करने के लिए 3 सेकंड चाहिए। फिर भी केन ने ये कहने के बाद तुरंत एलिमेंटल अवतार का जादू किया कि यह एक निष्पक्ष लड़ाई होगी। ये कैसे निष्पक्ष था? आरव मेहरा ने जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। एक प्राणी जो एलिमेंटल अवतार का जादू तुरंत कर सकता था, उसे उस मंत्र की समझ होनी चाहिए जो एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया था। अगर आरव मेहरा ने उसे आगे आने दिया तो उसे भरोसा नहीं था कि वह हमले को रोक पाएगा। आरव मेहरा तुरंत एक दर्जन कदम पीछे हट गया, लेकिन एलिमेंटल अवतार की गति अधिक थी। हालांकि आरव मेहरा जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन उनके बीच की दूरी नहीं बढ़ी, बल्कि पलक झपकते ही 1 मीटर कम हो गई। उस समय सिलहूट आसानी से अपना हाथ उठाकर आरव मेहरा की गर्दन तोड़ने में सक्षम था। ये निश्चित रूप से एक आर्कमेज की ताकत वाला अस्तित्व था। आरव मेहरा ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की और सीधे बर्फ की दीवार डाली। लेकिन केन बहुत तेज था। बर्फ की दीवार बनने से पहले ही आग की लपटें आरव मेहरा के सामने आ गईं। बर्फ की दीवार के फटने से एक विस्फोट हुआ। बर्फ के टुकड़ों के बीच से भागते हुए केन का एलिमेंटल अवतार बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और आग की लपटों ने आरव मेहरा को घेर लिया। बर्फ के टुकड़ों के पिघलने से बनी धुंध में आरव मेहरा के पास एक और गहरा विस्फोट होने से पहले केवल बर्फ कवच डालने का समय था। उस पल में आरव मेहरा को ऐसा लगा जैसे उसे उल्का से मारा गया हो और वह उड़ गया हो। कई दर्जन मीटर दूर जाने के बाद आरव मेहरा जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई हो, जैसे उसके अंदरूनी अंग जल रहे हों। वह उठना चाहता था, लेकिन हिलने से उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके तुरंत बाद उसने थोड़ा खून थूक दिया।
जब आरव मेहरा ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा तो उसका पीला चेहरा कुछ डरावना लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि वह इस अवस्था में होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। पता चला कि यह ऐसा है। आरव मेहरा समझ गया, केन ने ऐसा क्यों कहा कि वह उसे एक निष्पक्ष लड़ाई देगा। आखिरकार केन ने जो लड़ने की शक्ति दिखाई वह निश्चित रूप से एक शीर्ष आर्कमेज की थी। वह मौलिक अवतार कुछ ऐसा नहीं था जिसे 5वीं रैंक के महान जादूगर के बर्फ कवच द्वारा झेला जा सके। लेकिन आरव मेहरा ने इसका सामना किया। नहीं नहीं, ये केन की नरमी नहीं थी, बल्कि जैसा कि केन ने कहा, उसके पास एक निष्पक्ष लड़ाई का मौका था। वास्तव में जिस क्षण उसने आइस आर्मर डाला, आरव मेहरा को लगा कि उसने जो शक्ति छोड़ी थी वह 5वीं रैंक के महान जादूगर की शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये 100 गुना से लेकर 1000 गुना तक शक्तिशाली थी। लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था, इसलिए आरव मेहरा भड़की हुई लपटों में उड़ने से पहले प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था। अपने होश में आने के बाद आरव मेहरा को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वास्तव में ये वही निष्पक्ष लड़ाई थी जिसके बारे में केन ने बात की थी। बुक ऑफ डेथ द्वारा बनाई गई इस दुनिया में उसके पास पहले से ही एक आर्कमेज की शक्ति थी। मानव, तुम वास्तव में अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। अपने मौलिक अवतार की स्थिति में केन भड़की हुई लपटों से बना था और उसके मजाकिया लहजे में निराशा का एक स्पष्ट निशान था। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह का निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दी है। आरव मेहरा जमीन से उठ खड़ा हुआ और केन को देखा, जिसमें असीम आत्मविश्वास था। अच्छा, तो मुझे अपना हुनर दिखाओ। जैसे ही केन ने ये शब्द कहे, आग की लपटें उठने लगीं। उसने सिर्फ एक कदम उठाया, फिर भी आरव मेहरा के पैरों के नीचे फ्लेम पाथ पहले से ही जल रहा था, जबकि 1 किलोमीटर के भीतर का इलाका पहले से ही आग के समुद्र में बदल चुका था। इसके अलावा केन अभी भी अपना मंत्र पढ़ रहा था और आरव मेहरा को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। धरती हिल गई और काली बंजर भूमि अचानक फट गई। एक पल में आसमान में एक गाढ़ा काला धुआं दिखाई दिया, क्योंकि लावा जमीन के ऊपर बहने लगा। केन ने वास्तव में एक सक्रिय ज्वालामुखी को बुलाया था। विनाश का दिन। आरव मेहरा चौंक गया। ये केन वाकई परेशान करने वाला था। उसने वास्तव में एक पौराणिक 8वें स्पेल का इस्तेमाल किया था। इस समय वह एलिमेंटल अवतार को अंतिम उपाय के रूप में रखने की परवाह नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ा और उग्र लपटों के एक समूह में बदल गया, जो अपने नीचे की लपटों के समुद्र को उधार लेना चाहता था ताकि फ्लेम फ्लैश के साथ बच सके। लेकिन इससे पहले कि वह फ्लेम फ्लैश डाल पाता, आरव मेहरा ने अचानक कुछ अजीब देखा। 8वें स्पेल के रूप में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही असाधारण क्षेत्र की ताकत के करीब पहुंच गया था। इसे व्यक्तिपूर्ण कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी नियमित जादूगर ऐसी शक्ति का सामना करने पर बच निकलना पसंद करेगा। भागने के लिए स्पष्ट पहला विकल्प एलिमेंटल अवतार अवस्था में फ्लेम फ्लैश का उपयोग करना होगा, और केन के फ्लेम पाथ द्वारा लाया गया आग का समुद्र ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए। यह अपरिहार्य था। सवाल ये था कि इस अपरिहार्य हमले के पीछे क्या था। केन बुक ऑफ डेथ का अवतार था, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को स्पष्ट रूप से बच निकलने का रास्ता देते हुए ऐसी नौसिखिया गलती कैसे कर सकता था। उसने सबसे पहले आग का अंतहीन सागर बनाने के लिए फ्लेम पाथ का इस्तेमाल किया और फिर डे ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। यह 8वीं श्रेणी का मंत्र है जो आमतौर पर कोई रास्ता नहीं छोड़ता। क्या यह उससे बस यह नहीं कह रहा था, यहाँ आओ, मेरी गोद में गिर जाओ? अरे बहुत चालाक। आरव मेहरा ने गुस्से में उसे मन ही मन कोसने के बाद उसने फ्लेम फ्लैश तत्वों को जबरन बिखेर दिया और पीछे हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि वास्तव में आगे बढ़ने का फैसला किया। एलिमेंटल अवतार द्वारा उत्पादित गति का उपयोग करके फटते ज्वालामुखी के शीर्ष पर चढ़ना शुरू कर दिया। केन आरव मेहरा की अप्रत्याशित कार्रवाई से हैरान था, लेकिन फिर उसने विनाश के दिन का उत्पादन बढ़ा दिया। ज्वलन चट्टाने और लावा उछले, जिससे काली बंजर भूमि एक प्रलयकारी दृश्य में बदल गई। इस बीच आरव मेहरा ने शीर्ष पर चढ़ने के लिए एक चौंकाने वाली गति का उपयोग किया। एक आर्कमेज का एलिमेंटल अवतार एक महान जादूगर से पूरी तरह से अलग था। आरव मेहरा का रूप अब बिल्कुल एक फ्लेम स्पिरिट जैसा था, जो पूरी तरह से जलती हुई बिजली की तरह दिख रहा था। उसकी पूरी दुनिया हिलती हुई लग रही थी, क्योंकि आसमान में घने धुएं का बादल बन गया था और आग की लपटें लगभग पूरे आसमान को जला रही थीं और हर जगह विशाल ज्वलंत चट्टानें घूम रही थीं। आरव मेहरा कई बार लगभग कुचला गया। जैसे जैसे लावा नीचे बह रहा था, आरव मेहरा एक पतली रस्सी पर चल रहा था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह हार की गहरी खाई में गिर जाता। लेकिन आरव मेहरा ने पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। वह एक ज्वाला आत्मा की तरह था, जो बहते हुए मैग्मा और धधकती चट्टानों के बीच एक अंतर खोज रहा था। अपनी चरम गति का उपयोग करके शीर्ष पर पहुंच गया, क्योंकि यह उसका एकमात्र अवसर था। केन के विनाश के दिन ने उसके भागने को बंद कर दिया था। फ्लेम फ्लैश, स्थानिक तह, उड़ान, सुरंग, असाधारण क्षेत्र के नीचे के सभी तरीकों को केन ने पहले ही ध्यान में रख लिया था। ये कहा जा सकता है कि केन के पास उन सभी का जवाब था। जब तक आरव मेहरा भागने की कोशिश करता, वह तुरंत केन के जाल में फंस जाता। यह मौत की किताब के बारे में भयावह हिस्सा था। आरव मेहरा को याद आया कि बैन ने अपने बाद के वर्षों में अपनी डायरी में क्या लिखा था। उसका सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वह कभी भी बुक ऑफ डेथ के असली रहस्य को नहीं तोड़ पाया था। उसे हमेशा लगता था कि बुक ऑफ डेथ का पूरा रूप दुनिया के साथ पैदा होने वाली पहली 2 किताबों में से एक होने की संभावना है, बुक ऑफ लॉस, जो दुनिया के सभी मंत्रों को रिकॉर्ड करती है।
स्वाभाविक रूप से ये बुक ऑफ डेथ अपने पूरे रूप से बहुत दूर थी। इसके पूरे रूप का जिक्र किए बिना वर्तमान बुक ऑफ डेथ उस बुक से बहुत दूर थी जिस पर बैन ने सहस्राब्दियां बिताई थी। अन्यथा केन ने सिर्फ आर्कमेज दायरे के शिखर पर क्षमताएं नहीं दिखाई होती, बल्कि असाधारण दायरे की शक्ति दिखाई होती। लेकिन बैन के अनुमान में बहुत दम था। ये वर्तमान केन से देखा जा सकता था। हालांकि वह सिर्फ बुक ऑफ डेथ का अवतार था, लेकिन इस लड़ाई में उसने जो दिखाया वह वास्तव में एक भयावह योजना थी। उसने लगभग अपरिहार्य जाल बनाने के लिए एलिमेंटल अवतार, फ्लेम पाथ और डे ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण जादूगर कर सकता था। यहाँ तक कि जादू के युग के अंत से आए आरव मेहरा के पास भी ऐसी क्षमता नहीं थी। सच है, आरव मेहरा के पास अतुलनीय रूप से उन्नत जादू का ज्ञान था और वास्तव में उसके पास किसी भी सामान्य जादूगर से कहीं अधिक जादू करने की क्षमता थी। लेकिन अंत में आरव मेहरा केवल एक इंसान था। वह कोई बर्फीली मशीन नहीं था। जब तक कोई इंसान था, वह गलतियां करेगा, वह चीजों को अनदेखा करेगा, वह कभी भी इस केन की तरह नहीं होगा। हर विवरण, हर संभावना की गणना करेगा और फिर एक लगभग परफेक्ट जाल का निर्माण करेगा। लेकिन योजना बनाने में अच्छा होना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी, जब तक कि कोई विनाश करने में काफी अच्छा हो। आरव मेहरा ऐसा ही था। आग की चट्टानों से बचने, लावा के भीतर अंतराल पर कदम रखने और धधकती बिजली की तरह आगे बढ़ने के बाद वह आखिरकार सक्रिय ज्वालामुखी के शीर्ष पर पहुंच गया। ये वह स्थान था जहां विनाश के दिन की शक्ति सबसे घनी थी। सभी अग्नि तत्व इस क्षेत्र में एकत्र हुए थे जो 10 मीटर से भी कम चौड़ा था। किसी भी आकस्मिक विस्फोट में कम से कम 6 मंत्र की शक्ति थी। भयावह रूप से उच्च तापमान स्टील को 1 सेकंड में पिघलाने के लिए पर्याप्त था। हर जगह मौजूद काला काला जहरीला कोहरा कुछ ऐसा था जिसका विरोध ड्रैगन भी नहीं कर सकता था। आरव मेहरा यहाँ केवल अपने एलिमेंटल अवतार रूप के कारण ही खड़े हो सकते हैं। एक शीर्ष आर्कमेज का एलिमेंटल अवतार पहले से ही एक शुद्ध एलिमेंटल स्पिरिट था। हालांकि यह विनाश के दिन की शक्ति का सीधे सामना नहीं कर सकता था, फिर भी इसमें जहरीले कोहरे और उच्च तापमान के प्रति कुछ प्रतिरक्षा थी। लेकिन स्वाभाविक रूप से ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा। शायद 10 सेकंड, शायद मुट्ठी भर। यदि आरव मेहरा अब इससे निपट नहीं सकता तो केन को कोई कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ज्वालामुखी का कठोर वातावरण आरव मेहरा को गिराने और इस काले बंजर भूमि में हमेशा के लिए रहने के लिए पर्याप्त होगा। दूरी पर केन अभी भी अपने एलिमेंटल अवतार अवस्था में था, लेकिन डे ऑफ डिस्ट्रक्शन मंत्र को नियंत्रित करने के अलावा केन ने कुछ और नहीं किया। वह दूर से देख रहा था, ज्वालामुखी के शीर्ष पर ज्वालामुखीय गड्ढे में खड़े आरव मेहरा को देख रहा था, जबकि वह एक लंबा मंत्र पढ़ रहा था। केन की निगाह में उपहास का एक संकेत था। यह उसके मंत्र का मूल था, जहां तापमान बहुत अधिक था और यह जहरीले कोहरे से भरा था। यह किसी भी समय आसानी से एक आर्कमेज की जान ले सकता था। उस स्थान पर मंत्र जपना, क्या ये खुद को मारने से अलग नहीं था? और अगर आरव मेहरा अपना मंत्र पूरा करने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? डे ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही सक्रिय था, इसलिए चाहे वह युवा इंसान कितना भी संघर्ष करे, उसे काले बंजर भूमि में एक लाश बनना तय था। दुर्भाग्य से केन के अनगिनत वर्षों की प्रतीक्षा एक और निराशा में समाप्त हो जाएगी। केन ने अपना सिर हिलाया और ठंडी आंखों से दूसरी तरफ देखा, शांति से उस लंबे मंत्र के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सेकंड बीतते गए, आरव मेहरा का मंत्रोच्चार तेज होता गया और काला बादल धीरे धीरे लाल होने लगा। पहली नज़र में ये बिल्कुल जलते हुए सूर्यास्त जैसा लग रहा था, क्योंकि लाल रंग की ज्वाला वातावरण में भर गई थी, यहाँ तक कि फटते ज्वालामुखी को भी दबा रही थी। जब अंतिम रून डाला गया तो बादल तुरंत बिखर गया, क्योंकि एक लंबी ज्वलन पूंछ वाला विशाल उल्का आकाश से गिर गया। अगर 10 अन्य आर्कमेज इस दृश्य को देखते तो वे सभी 10 सिर हिलाते हुए आह भरते। ये बस गड़बड़ कर रहा था। विनाश का दिन एक 8वीं श्रेणी का मंत्र था, एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि मंत्र जो असाधारण क्षेत्र की सीमा तक पहुंचता था। अगर कोई इससे निपटने के लिए इसी तरह के 8वीं श्रेणी के मंत्र हेवेंस फॉल उल्का का उपयोग करना चाहता था तो उन्हें केवल भोला ही कहा जा सकता था। बेवकूफ़ी भरी बात। केन ने दूर से ठंडी सांस ली। उसे शुरू में कुछ उम्मीदें थीं कि युवक के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उल्का के दिखने के बाद उसका सारा धैर्य खत्म हो गया। डे ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति एक बार फिर बढ़ने पर बहुत ज्यादा मात्रा में मैना तुरंत फूट पड़ा। पूरा ज्वालामुखी भड़क उठा, ऐसा लग रहा था कि वह फटने के कगार पर है। ज्वालामुखी के भीतर मौजूद विस्फोट की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली लग रही थी, और यहाँ तक कि स्वर्गरैंक के शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी उस विस्फोट की शक्ति से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अकेले आरव मेहरा को छोड़ दें जो अभी भी ज्वालामुखी के शीर्ष पर था। लावा का उन्मत्त प्रवाह, उग्र ज्वालामुखी, गिरता हुआ उल्का, यह एक सच्चे सर्वनाश जैसा लग रहा था। फिर एक और विस्फोट हुआ। गिरता हुआ उल्का ज्वालामुखी से टकराया और फट गया, जिससे लावा के छींटे आसमान में कई दर्जन मीटर तक पहुंच गए। लेकिन उस समय आरव मेहरा ने पहले ही अपनी उड़ान का मंत्र पूरा कर लिया था और आकाश में उड़ने के लिए दौड़ रहा था। आकाश में मौजूद जहरीले धुएं को उल्का ने पहले ही भेद दिया था, बस इतना ही कि आरव मेहरा के लिए जगह बन गई। ऊपर उड़ने के बाद आरव मेहरा ने अपने स्थान को छिपाने और छलकते लावा के भीतर छिपने के लिए 2 मंत्रों का इस्तेमाल किया। सचमुच भोला। केन ने युवा जादूगर की हरकतों को ठंडी आंखों से देखा, क्योंकि वह शांति से अपने मंत्र के काम करने और वास्तव में विनाशकारी शक्ति जारी करने का इंतजार कर रहा था।
1 दर्जन मीटर, कई दर्जन मीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केन के लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी विस्फोट नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में ये ठंडा होने के संकेत दिखा रहा था और यहाँ तक कि बहते लावा ने भी अपना स्रोत खो दिया था। क्या हो रहा है? केन पहली बार चौंक गया। हाँ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कुछ शब्द इतनी जल्दी नहीं कहने चाहिए? इस समय आरव मेहरा डे ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा बुलाए गए ज्वालामुखी की सीमा से पहले ही निकल चुका था और उसने केन पर अपना जादू चलाया था। यह आरव मेहरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। केन की योजना उसके डे ऑफ डिस्ट्रक्शन मंत्र पर आधारित थी। अब जब आरव मेहरा इससे अलग हो गया था तो उसके पास पैंतरेबाजी करने के लिए बहुत जगह थी और उसके हाथ पैर पहले की तरह बंधे नहीं थे। आरव मेहरा ऐसा मौका कैसे चूक सकता था? ज्वालामुखी से निकलते ही उसने स्तब्ध केन पर हमला कर दिया। ये पहली बार था जब आरव मेहरा ने इस लड़ाई में पहल की, और शायद यह एकमात्र मौका था। पहली बार आदान प्रदान से गुजरने के बाद आरव मेहरा को पता था कि यह पहल हासिल करना कितना कठिन था। केन की ताकत एक अनुचित स्तर पर थी और यह केवल उसकी ताकत नहीं थी बल्कि उसकी युद्ध जागरूकता भी थी। केन ने शुरू से ही न सिर्फ जबरदस्त ताकत दिखाई बल्कि उसने आरव मेहरा को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी बड़े मकड़ी के जाल में फंस गया हो। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया, वह विशाल मकड़ी का जाल तना हुआ था, धीरे धीरे कसता जा रहा था, जिससे आरव मेहरा धीरे धीरे निराश होता जा रहा था। जब तक आरव मेहरा ज्वालामुखीय क्रेटर के ऊपर खड़ा नहीं हो गया और उसने हेवेंस फॉल नहीं छोड़ा, जिससे केन स्तब्ध रह गया। केवल आरव मेहरा ही जानता था कि हेवेंस फॉल उल्का कितना महत्वपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि यह 8वीं श्रेणी का मंत्र इस युग में आने के बाद से अब तक का उनका सबसे सही मंत्र था, जो आरव मेहरा की कास्टिंग क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। चाहे वह उल्का की सटीकता हो या उल्का का आकार, मंत्र में एक भी गलती नहीं थी और इसने ज्वालामुखी के गड्ढे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ये सही है, ज्वालामुखी के गड्ढे को आरव मेहरा ने अवरुद्ध कर दिया था। यह शायद इस 8वीं श्रेणी के मंत्र का सबसे अकल्पनीय उपयोग था जब से इसे पहली बार कल्पना की गई थी। यहाँ तक कि मृत्यु की पुस्तक के अवतार ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा चौंकाने वाला दृश्य घटित होगा। विनाश के दिन की शक्ति हिंसक विस्फोट से आए, लावा से लेकर लपटों तक, जहरीले धुएं से लेकर चिलचिलाती गर्मी तक। आखिरी विस्फोट भी ज्वालामुखीय गड्ढे से आना था और अंत में उल्कापिंड द्वारा गड्ढा अवरुद्ध कर दिया गया था। इस प्रकार सभी विस्फोट शक्ति को दबा दिया गया था और आसपास के क्षेत्र पर अपना विनाश फैलाने में असमर्थ था। बेशक असाधारण क्षेत्र के असीम रूप से करीब 8वें टी स्पेल के रूप में मंत्र अभी भी एक उल्का द्वारा पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता था। आरव मेहरा केवल 5 सेकंड के लिए उड़ गया, इससे पहले कि वह उल्का मंत्र की शक्ति से फट जाए। लेकिन तब तक यह अर्थहीन था क्योंकि 5 सेकंड आरव मेहरा के लिए विनाश के दिन की सीमा से बाहर निकलने और केन पर हमला करने के अवसर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे। आरव मेहरा जानता था कि यह उसका एकमात्र अवसर होने की संभावना है। अगर वह चूक गया तो उसके पास ज्वार को उल्टने का दूसरा मौका नहीं हो सकता। जबरदस्त दबाव में आरव मेहरा ने खुद को सीमा तक धकेल दिया और हर विवरण की गणना की। मंत्रों के एक साधारण आदान प्रदान में भी आरव मेहरा दोनों पक्षों के बीच मंत्रों के बदलाव की भी गणना कर लेता था। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां कोई गलती नहीं होने दी गई। ये सौभाग्य की बात थी कि आरव मेहरा का मैजिक कंडक्टिंग रून मैजिक एरे था। एक पूरे युग के मंत्रों के अपने प्रदर्शन के साथ इसने आरव मेहरा को केन जैसे असामान्य अस्तित्व का सामना करने की राजधानी दी। लेकिन ये केवल लड़ाई को झेलने के स्तर तक ही था। वास्तव में पहले तो हेवेंस फॉल उल्का ने केन को कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया, यहाँ तक कि आरव मेहरा को पहल भी दी। लेकिन बुक ऑफ डेथ के अवतार के रूप में मंत्रों पर उनकी पकड़ आरव मेहरा से कहीं बेहतर थी, जो जादू के युग के अंत से आए थे। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ आरव मेहरा अपना प्रारंभिक लाभ खो रहा था। फिर लड़ाई गतिरोध में डूब गई। एक भविष्य से आया हुआ इंसान था, दूसरा मृत्यु की असाधारण पुस्तक का अवतार था। वे आक्रमण और बचाव के बीच बदलते रहे, जिससे पता चला कि यह वास्तव में एक समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई थी। इस समय एक सच्चा असाधारण क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति भी उन दोनों के बीच विजेता का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हो सकता था। कोई गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं, सभी विवरण लगभग सही थे। वह लड़ाई पूरे 3 घंटे तक चली। आरव मेहरा और केन ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जीत वास्तव में एक विंड ब्लेड द्वारा तय की जाएगी। हाँ, एक विंड ब्लेड। 3 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल किए गए मंत्र निम्न और निम्न स्तर के थे, 8वें स्तर से 7वें स्तर तक, 7वें से 6ठे तक, 6ठे से 5वें तक। जब तक उनका मान अपनी सीमा तक पहुंच गया, तब तक आर्कमेज की शक्ति वाले इन दोनों ने वास्तव में लड़ाई जारी रखने के लिए एक रैंक मंत्र का उपयोग किया। अंत में आरव मेहरा ने केन का गला काटने के लिए विंड ब्लेड का इस्तेमाल किया। जब वह आखिरकार गिर गया तो केन का चेहरा अविश्वास से भर गया। एक शीर्ष आर्कमेज क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसे विंड ब्लेड द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये बस सबसे बड़ा मजाक था। भले ही उन दोनों के शरीर में थोड़ा सा मैना बचा हो, लेकिन एक आर्कमेज के लिए विंड ब्लेड द्वारा नीचे गिराया जाना असंभव था। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी मैना शील्ड भी कुछ दर्जन विंड ब्लेड को रोकने में सक्षम होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केन के पास थोड़ा सा भी मैना नहीं बचा था जब आरव मेहरा की विंड ब्लेड हल्के से उड़ी और धीरे से उसका गला काट दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने बहुत जल्दी बोल दिया।
आरव मेहरा ने गिरे हुए केन को देखा और कुछ शब्द बुदबुदाते हुए हौंफने लगा। अंत में आरव मेहरा के शब्द समाप्त होने से पहले काली बंजर भूमि गायब हो गई और पूरी दुनिया ढह गई। ये पहले मुड़ गई और फिर अनगिनत टुकड़ों में फट गई। जब तक आरव मेहरा होश में आया तब तक वह पहले से ही बोनी हॉल में वापस आ चुका था। ब्लैक वेस्टलैंड में उसका अनुभव, उसकी लंबी और कड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया में एक पल के लिए ही खत्म हो गई थी। लेकिन इस समय आरव मेहरा के पास सोचने का समय नहीं था और उसने सीधे मौत की किताब को पकड़ लिया। उसी समय उसने एलिमेंटल अवतार और एक फ्लेम पाथ का इस्तेमाल किया। उसके तुरंत बाद फ्लेम फ्लैश के साथ तुरंत हॉल से बाहर निकल गया। जमीन को छूने से पहले उसने जल्दबाजी की और भागने के लिए एक चौंकाने वाली गति का इस्तेमाल किया। एक क्रोधित ड्रैगन की दहाड़ उसके पीछे गूंजी और पूरा बोन पीक हिल गया। ड्रैगन माइट की भयावह आभा हर जगह फैल गई, लेकिन आरव मेहरा को अब इसकी परवाह नहीं थी। भागते हुए उसने मौत की किताब खोली।